अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, सीज़न 1 के पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं अहमद रऊफ़ भाई, जो टेलीमार्ट के ऑनर हैं, और इनकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाकर टेलीमार्ट जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा किया और किसी से कोई इन्वेस्टमेंट रेज़ नहीं की। इस एपिसोड में फ्रेंचाइज़ कैसे खड़े करते हैं, रिटेल मॉडल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेस कैसी की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं और पाकिस्तान में ब्रांड कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ आप सीखोगे। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक। आप कैसे हैं? सर ठीक ठाक। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन एक आपका दे दूं कि मैं आपको ई कॉमर्स का मेंटोर, ई कॉमर्स का गुरु मानता हूं। आपने ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस उस टाइम पे स्टार्ट की कि जिस टाइम पे हमने ई कॉमर्स का नाम भी नहीं सुना हुआ था। और जितने भी मैं पाकिस्तान में अगर कहता हूँ ना कि जिस तरह इंडिया में अशनीर है, तो पाकिस्तान का मैं आपको अशनीर कहता हूँ, क्योंकि धंधा अगर किसी ने बनाया है और धंधा किसी को बनाने आता है पाकिस्तान में, तो वो आपको आता है। हमारी मुलाकात तो बड़ी कम होती है, लेकिन मैं आपकी हर पॉडकास्ट, हर पोस्ट, आप क्या कह रहे हैं, आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, हर चीज़ को थॉरली फॉलो करता हूँ। आपका कोई छोटा सा मीटअप होता है और उसकी कोई छोटी सी भी वीडियो आती है तो मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी बदकिस्मती है कि आप हैं कराची के। अगर आप होते ना इस्लामाबाद में होते या लाहौर में होते, मैं आपके चरणों में बैठा होता कि यार धंधा बनाना सिखाए। तो सबसे पहले पॉडकास्ट को आगे चलाने से पहले मुझे थोड़ी सी आपका जो अर्ली स्टेज है कि आपने ये सोचा कैसे, ये टेलीमार्ट आया कैसे आपके माइंड में, और इतनी मुश्किल मार्केट प्लेस कि पूरी दुनिया विदाउट एनी फंडिंग इसको सोच भी नहीं सकती। अरबों रुपए की फंडिंग चाहिए होती है आपको, बैक एंड पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी वीसीस चाहिए होते हैं इस तरह की मार्केट प्लेस के बारे में सोचने के लिए भी। और आप इतने सालों से, और वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में, एक तो हो कि ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो और ई कॉमर्स में भी बड़ी ग्रो कर रही हो। जिस वक्त शायद आपने स्टार्ट किया होगा 0.2 या 0.5% तो टोटल ई कॉमर्स की मार्केट थी। उस टाइम में आपने इतनी टैग भी इंट्रोड्यूस करवाई, एक मार्केट प्लेस भी बनवाई, इतने बड़े बड़े जॉइंट्स, आपको भी पता था इतने बड़े बड़े जॉइंट्स ने आना है। तो क्या सोच के ये मार्केट प्लेस ओपन की थी, और आपकी एज क्या थी, और थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में? यार मैंने जो है, आई एम 32 नाउ, मैं अभी 32 साल का हो गया हूँ अक्टूबर में। माशाल्लाह। मैंने जो है काम स्टार्ट किया 2012 के एंड में। 12 में? सही, 12 के एंड में काम स्टार्ट, सच्ची बात है, इसलिए किया था। कोई एज सच दिल नहीं था काम स्टार्ट करने का, लेकिन एक सिनेरियो था फैमिली में कि यार मेरे फादर एक बिज़नेस रन करते थे। वो एक बहुत बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन। अच्छा, नाम बता सकते हैं कौन सा? यूनाइटेड मोबाइल उसका नाम। अच्छा, यूनाइटेड मोबाइल के फाउंडर चेयरमैन थे मेरे। अच्छा, अब आपके फादर थे। माशाल्लाह। तो मेरे फादर पाकिस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। सही है, 91 से वो मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हैं। मेरी पैदाइश भी 91 की है। तो जिस तरह लोग बच्चे खिलौने देखते हैं ना बचपन में, मैंने ऐसे फ़ोन्स देखे। अच्छा। ठीक है, तो मैंने फ़ोन्स ही देखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस उस पर थे। फिर करते करते 2001 में उन्होंने जब यूनाइटेड स्टार्ट की, फिर जाहिर सी बात है यूनाइटेड ने एक बूम देखा। एक टाइम ऐसा भी था कि ये कंपनी यूनिलीवर पाकिस्तान से बड़ी थी। सही है, मीना के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में थी, पूरे मीना के। सही है, और पागलों की तरह फ़ोन बिकता था। आप मतलब वो वाला टाइम था कि वो लोग कहते थे यार किसका आपको मुल्क की जो है वो चाहिए ना, आप बाहर चले जाए नेशनलिटी ले लें। हम थोड़ा हैवी पाकिस्तानी, तो हम थोड़ा ज़्यादा स्टिक करना चाहते थे पाकिस्तान को। बाकी सारे पार्टनर्स जो थे वाले साहब के, उन्होंने किसी ने कहीं की नेशनलिटी ली, किसी ने कुछ किया। तो वो कंपनी अचानक 2012 में हाईजैक हुई। वो पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने कंपनी हाईजैक कर ली। वी वेंट टू द कोर्ट। बड़ा अजीब सा फिल्मी सीन था कि यार पैसे कुछ नहीं पड़े हुए, क्योंकि वाले साहब की आदत थी वो कंपनी के बैंक अकाउंट यूज़ करते थे, हर चीज़, चेक बुकें भी वहीं पड़ी हैं, पैसे कुछ भी नहीं थे। अच्छा। तो अल्लाह अल्लाह करके इसी तरह वो हुए, कोर्ट में केस किया, हम जीत के केस। ज़ाहिर है एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि चेयरमैन को आप निकाल नहीं सकते कंपनी से। सही है, तो वी वेंट टू द कोर्ट। हमने बोला यार पैसे देते हैं, हमें कंपनी नहीं चाहिए। तो हमने जब आज भी वो कोर्ट पे चल रहा है माशाल्लाह केस, वो जीता हुआ केस चलता रहता है। अच्छा। लेकिन हमें कुछ एक अमाउंट मिल गई वहाँ से। तो वो जो पार्शियल पेमेंट हमें एक मिली कि यार ये आपके सेटलमेंट की कुछ पेमेंट है, तो हमने सोचा यार कुछ करते हैं। मैं घर में पढ़ा हूँ, सही है, मेरी बहन सबसे बड़ी, फिर मैं भाइयों में पढ़ा हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे ऊपर एक वो चीज़ भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ करना है। मैं उस टाइम पे एक कराची का इदारा है CBM, उसमें मैं पढ़ रहा था, बैचलर्स कर रहा था अपना। दूसरा साल था मेरी BBA का। अच्छा। तो मैंने क्या होगी, अराउंड 19-20 या 21। 21 सही है। अच्छा। तो 91 की पैदाइश 2012 में 21 था।
तो मैंने बोला कुछ करना पड़ेगा, फिर काम स्टार्ट किया। फिर मेरा एक स्टार्ट से एक मोटिव था बड़ा क्लियर कि यार मुझे ऐसा कोई काम करना है कि मैंने वाले साहब को एक पोजीशन पे देखा है, सही है, वो एक इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन थे, सही। तो मैं चाह रहा था यार कोई ऐसी कंपनी बनाई जाए कि जहाँ वो बोल सकें इज्जत से यार ये मेरी कंपनी है, सही है, जैसे वो पहले बोलते थे। तो इसलिए फिर मैंने बोला यार कुछ काम करते हैं। तो पहली चीज़ जो दिमाग में क्लिक की, मैंने बोला यार मोबाइल फ़ोन होलसेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यही समझ आ रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अलावा ना हमें कोई जानता था ना हमें कुछ आता था। मैं खुद वैसे इन्वॉल्व नहीं था बिजनेस में कभी भी पहले यूनाइटेड के टाइम पे। तो मैंने बोला यार मुझे समझ तो नहीं आ रही है लेकिन ट्राई करते हैं। हमने हल्का फुल्का काम स्टार्ट किया। फिर उस टाइम पे जो जिस तरह के उस वक्त जो कुछ ऑनलाइन स्टोर्स थे, 2-3 ऑनलाइन स्टोर जो काम करते थे, केमो काम करता था और इस तरह के 2-3 छोटे नाम थे, हम उन सब के सप्लायर थे। अच्छा, मैं उन सबका वेंडर बन गया था मोबाइल टैबलेट का। अच्छा। तो मैं इनको देख रहा था कि किस तरह काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैं 2009 से आज आपको दिखता होगा यार लोग अमेज़ॉन की भी बातें करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, मैं 2009 से अमेज़ॉन का बायर भी हूँ, सेलर भी हूँ। अच्छा। .com का यूएस है, सही है। तो ये आज लोगों को लगता है कि यार अमेज़ॉन कोई नई चीज़ है, 2009 से मैं ये काम कर रहा था। तो इसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट का भी मैं सेलर रहा हूँ, बायर था, सूक उस टाइम पे होता था, उसका था लजार्डा। मैं हर जगह दुनिया के हर ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था। मैंने सर्विस ली हुई थी, आज भी मेरे पास है, शॉप एंड शिप, वो एरोमेक्स की सर्विस है। तो मैं दुनिया के किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था, वो मेरे पास कराची में लाके घर पे दे देते थे। अच्छा। तो ये भी लोगों को आज भी नहीं पता, ये आज भी नहीं पता। हालांकि एरोमेक्स इतना बड़ा ग्लोबल ग्रुप है, उसने शायद मार्केटिंग इतनी नहीं की होगी, या करी होगी तो दूसरे वर्ल्ड में की होगी, यहाँ पे नहीं कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, कि यार ये कहाँ ही ले लेंगे बाहर से। तो मैंने वो सर्विस यूज़ करता। मेरा एक्सपोजर था इंटरनेशनल ई कॉमर्स को देखने का, एज अ सेलर, एज ए एफिलिएट। में सबका एफिलिएट भी था, सेलर भी था। तो मेरी वहाँ से जो लर्निंग थी ना, मैंने बोला ये अलग काम कर रहे हैं, और जिनको मैं मोबाइल और ये चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ ना, ये चांद के लोग हैं, ये तो अलग काम कर रहे हैं। दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है, वाई नॉट मैं इस स्पेस में पेनिट्रेट करने के लिए आ जाऊँ। पेनिट्रेशन स्पेस है, मैं आ जाता हूँ यार। तो फिर मैंने जब डिफरेंस देखा तो पहला बेसिक डिफरेंस ये था कि वो लोग कंपनियाँ चला रहे थे इंटरनेशनली, ये लोग दुकानें चला रहे थे। ब्रांड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब यार मैं करता हूँ ये काम। फिर मैं ई कॉमर्स स्टोर बना। वैसे भी देखें, मैं जिस बैकग्राउंड पे जा रहा था कि यार मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में था, तो वो बड़ी बर्गर यूनिवर्सिटी है कराची की भी। तो वो एक बर्गर बच्चे से आप ये नहीं कह सकते यार, हालांकि हम देसी हैं, सही है, फिर भी हम बर्गर यूनिवर्सिटी में थे। तो हमने बोला यार उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक मार्केट में बैठ के होलसेल करेगा मोबाइल फ़ोन की, सही, गले पे बैठेगा, और हम नहीं एक्सपेक्ट करते। तो हमने बोला उसको कुछ फैंसी भी कर लेंगे, कुछ अच्छा काम होगा, तमीज़ का काम होगा। हमने ऑफिस वगैरह बनाया बड़ा अच्छा सा फैंसी सा। हमने बोला यार अच्छा काम करेंगे। फिर जाहिर है हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी और जो चीज़ें देखी हैं कि यार हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हमने पहले दिन से ब्रांडिंग पे काम किया। देखिए आज भी लोग परेशान होते हैं कि यार ई कॉमर्स में टेंशन क्या है, क्यों नहीं चलता मेरा काम, मार्केटिंग करता हूँ। तो देखिए ब्रांडिंग सबसे कोर है। वो आपको आज फ़ायदा नहीं देती, रियल टाइम फ़ायदा नहीं देती, सही है, वो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देती है, सही है, वो आपको लॉन्ग टर्म लेता है, सही है। तो हमने लॉन्ग टर्म उस वक्त सोचा कि यार हम इतना लॉन्ग टर्म काम करेंगे, हम ब्रांडिंग पे काम करेंगे कि लोग जो है ना, आज मेरा डायरेक्ट ट्रैफिक 60% के आसपास है। 60% लोग आके ऊपर टाइटल बार में लिखते हैं telemart.pk और मेरी वेबसाइट पे आता है, सही है। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने इतने साल लगा के उस पर ब्रांडिंग की, इतने पैसे। टेलीमार्ट आपने पहले दिन टेलीमार्ट नाम सोचा हुआ था उसका? नाम ये सोचा हुआ था, सही है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों को लगा ये टेलीफोन से रिलेटेड है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एक टेलीफोन पे आपका मार्ट है, तो टेली और मार्ट, अच्छा, सही है। तो इस तरह बनाया गया था। उसका लोगो भी मैंने डिज़ाइन किया था। वो सारी चीज़ें मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक वो मुझे खुद भी क्रिएटिव वो भी फील्ड रही है, तो डिज़ाइनिंग भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं। एडिटिंग भी फाइनल कट प्रो पे करता हूँ मैं, सही है। डिवेंची वगैरह भी फाइनल कट प्रो पे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, बिजनेस स्टार्ट किया। चैलेंजेस ज़ाहिर आएंगे, सही है। और प्लस मैंने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया था, तो मैंने भंड भी बहुत मारे हैं, सही है। मैं सारी जितना मेरा सक्सेस है, कुछ भी मैंने ज़िंदगी में किया ना, वो सिर्फ मैं कहता हूँ एक जगह जाके मैं एक शख्स को क्रेडिट दे सकता हूँ, मेरे वाले साहब हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं बोला यार अहमद ये क्या बेवकूफ़ी है, उन्होंने मुझे रोका नहीं, सही है। उन्होंने बोला यार उड़ने की ट्राई कर रहा है, गिरेगा 4 दफ़ा, 4 गलतियाँ होंगी, नुकसान भी होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने बोला कर लो यार काम, सही है। और फादर आपके साथ डायरेक्टली बिजनेस में इंटर थे या सिर्फ आप बिल्कुल सोलो? वो उनका कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कोई मसला हो पूछ लेना, अच्छा, सही है। वो वाला हिसाब था। और वो रिटायर हो गए? वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे, वो बिजनेस का पार्टी नहीं है, सही है। हमने उनको क्या किया, हमने बोला यार जब अगर आपके जवान बच्चे हों, सही है, तो आपको क्या ही जरूरत है बाप को काम करने की, आपको तो अय्याशी करनी चाहिए यार। आपने क्यों इतने बड़े बड़े बच्चे क्यों पैदा किए, आपने सिखाया है, आपने सारी चीज़ें की है ना, ट्रेन किया उनको, तो उनकी ट्रेनिंग है ना हमारी जो काम आ रही है हमें।
और फिर कोई मसला होता है, कोई मशवरा करना होता है, पूछ भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, दुआओं का भी कहते हैं यार, दुआएं भी किया करो हमारे लिए। तो उन्होंने एक ओपन एंड दिया, हमने काम स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह काम चलता गया। 2015-16 में पहली रिकग्निशन मिली। ये आज जो मार्केटिंग की बातें कर रहे होते हैं लोग कि यार मार्केटिंग हम 20 लाख रुपए स्पेंड करते हैं महीना, मैं 2014 में 10 लाख रुपए महीना स्पेंड करता था फेसबुक पे। मैं फेसबुक के टॉप स्पेंडर्स में से था। सही है, फेसबुक ने खुद मुझे रीच आउट किया और बोला यार आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मेरा रीज़न क्या है, कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो ये रीज़न है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम 2015 में, मेरा फेसबुक का पहला पेज था जो वेरीफाई हुआ था, ई कॉमर्स डोमेन का पहला पेज वेरीफाई हुआ था, वो टेलीमार्ट का था। क्योंकि मुझे फेसबुक ने बोला क्या चाहिए, मतलब वेरीफाई करते पेज यार। मैंने पहली चीज़ उसको ये बोली थी, कह रहे यार ये कोई बात ही नहीं है, आप कोई और काम बोलो यार। सही है, तो मैं उस टाइम से मार्केटिंग की चीज़ें की, इसके बाद रिटेल अटैच किया। सही है, बिकॉज वी अंडरस्टूड के ई कॉमर्स इज़ नॉट एवरीथिंग। सही है, रिटेल इज़ द बिग थिंग। सही है, और रिटेल एक ऐसी चीज़ है कि डोमिनेट करती है और हमेशा डोमिनेट करेगी, कभी ई कॉमर्स उसको टक्कर नहीं दे सकती। 3% ऑनलाइन बाइंग है, 97% पाकिस्तान में रिटेल है, ये ऊपर जाएगी 10-15% भी चली जाए तो 85% रिटेल है। मैं कहता हूँ 15% जाने में उसको 7-8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। 10 साल लगे। उसी में मेरा इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन था, लेकिन आपने अभी ही उसको डिस्कस कर लिया। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं या जो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, हम वो ये समझते हैं कि यार ई कॉमर्स में बस प्रोडक्ट्स उठाओ, ऑनलाइन बेचते जाओ और उसी में से प्रॉफिट्स निकालते जाओ और इसी को बड़ा करते जाओ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, और जो ये मैं भी समझाता हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो सिर्फ बताता हूँ, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि रिटेल कैसे होता है, फ्रेंचाइज कैसे होता है। तो इस पे थोड़ा सा आपने ना हमें डिटेल में, मेरे लिए भी ज़रूरी है समझना कि रिटेल में एक तो ज़रूरी कैसे है, लोकेशंस कैसे सिलेक्ट करते हैं और कब इंटर होना चाहिए, और इससे कंपनी की वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। और आपका एक्सपीरियंस पहले रिटेल स्टोर से, क्या आपने बिजनेस प्लान बनाकर उसको लॉन्च किया और उसका रिजल्ट कैसे आया और कैसे उसको सर्वाइव कैसे करते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 29 स्टोर हो गए हैं 21 शहरों में, माशाल्लाह। और 29 स्टोरों को चला कैसे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अपनी पहली रिटेल आउटलेट खोली थी 2015 में। अच्छा, 15 में? मैंने 14 में कंपनी लॉन्च की है, 15 में मैंने आउटलेट खोल ली थी। अच्छा, सही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था खोलने का। मेरे वालिद साहब का एक्सपीरियंस है मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेलिंग का, वो उनका है, मेरा नहीं है। मैंने उनसे 4 बातें सीखी हैं। सही है, लेकिन मैं उस चीज़ को आज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता किसी से सीख के। तो मैंने क्या बोला, मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेता हूँ रिटेल का। अच्छा। मैंने 2015 में आउटलेट खोल दी, और मैंने आउटलेट खोली सदर में, जो कराची में सबसे बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट। वहाँ पे मैंने एक मोबाइल आउटलेट खोली, मोबाइल और गैजेट्स वहाँ पे बेच रहे थे, टैबलेट वगैरह सारी चीज़ें। और इसके बाद हमने क्या किया, वो कंपनी आउटलेट थी, आज भी वो मौजूद है। अच्छा। वो कंपनी आउटलेट इसलिए बनाई गई, हमने बोला यार हम इससे लर्न करते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। हमने लर्न किया। इसके बाद हम पैरेलल ई कॉमर्स से ब्रांडिंग कर रहे थे पागलों की तरह। तो जब ब्रांडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिटेल सीख रहे हैं। राइट टाइम मुझे लगा 2018 का एंड, मैंने बोला यार अब मेरी ब्रांड गुडविल कुछ अच्छी है, कोई चाहेगा मुझसे फ्रेंचाइज लेना। सही है, मैं खिलाफ हूँ कंपनी आउटलेट्स के, मैं आपको बताता हूँ। सही है, एक आधी होनी चाहिए आपकी, अच्छा, फॉर लर्निंग पर्पस। उसका रीज़न क्या है, देखें जब कंपनी और आउटलेट खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे डोमेन में, सही है, एक आउटलेट जो है ना उस पर 1 करोड़ रुपये का माल पड़ा होता है। सही है, मुझे अगर 100 आउटलेट करनी है, मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए सिर्फ फंसाने के लिए वहाँ पे। सही है, अगर मैं 100 करोड़ रुपये वहाँ फंसा रहा हूँ, मेरी कैपिटल कितनी ज़्यादा वहाँ पे वो इंजेक्ट हो रहा है। प्लस सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, आपने एक आउटलेट खोलना है, लाइशा के शायद 4 आइटम ऊपर नीचे हो भी जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे चलिए यार 2-5 हज़ार का नुकसान हो जाओ। मेरा वहाँ एक भी इधर उधर हो गया ना, तो मुझे लाख रुपए की चमाट आएगी। तो वो है कि वहाँ पे आपको टेंशन है कि यार लोग ऊपर नीचे कर देंगे इनवॉइसिंग, क्योंकि वो वो तो देसी मेंटालिटी भी है रिटेल पे। एक तो ये भी मसला है, ऊपर से वहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिटेल करना लेकिन ज़रूरी है। तो ये आपने 3% और 97 का वो दिया, मैं आज भी कहता हूँ 2% से नीचे जो है आपका ई कॉमर्स है, मैं आज भी उस बात पे कायल हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 98 भी आप गिन लें, अगर ई कॉमर्स हो रहा है और रिटेल हो रहा है, तो आप रिटेल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हो ही नहीं सकते, आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। जितने बड़े ब्रांड हैं, देखिए ब्रांड की गुडविल किस तरह बनती है, मैं वैल्यूएशन पे भी आऊँगा। सही है, ब्रांड की गुडविल उस तरह बढ़ती है कि जब वो रिटेल प्रेजेंस हो उसकी। खाड़ी आपके सामने इतना बड़ा हो गया है, अगर खाड़ी ऑनलाइन स्टोर होता है इतना बड़ा होता, कभी नहीं होता। उसके जो लेविश स्टोर्स है ना, उसने उसको बड़ा किया है। गुल अहमद पहले भी गुल अहमद था। सही है, गुल अहमद ने आइडियाज़ बनाया, स्टोर्स बनाए इतने बड़े बड़े, तो जाके वो गुल अहमद आइडियाज़ बाय गुल अहमद बनाया वो, वरना गुल अहमद जो है होलसेल में थान के थान बिकते थे वो। तो मेरे हिसाब से अगर आपने मुझे इस पर, मेरी जो डेफिनेशन है उसको आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से, तो आप मुझे उसके ऊपर ठीक कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि कस्टमर का
जो ट्रस्ट होता है वो भी आपकी रिटेल आउटलेट्स के बाद इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आते जाते सबकॉन्शियसली आपकी वो शॉप्स देखते हैं ना, आपके रिटेल स्टोर्स देखता है, और फिर जब आप उसको ऑनलाइन एड्स दिखाते हो या ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है कि भाई ये ब्रांड, वो ये नहीं कहता ये दुकान मैंने कहीं देखी, ये ठेला की, ये ब्रांड मैंने कहीं पे देखा हुआ है, वो ट्रस्ट की बेसिस पे लेता है। मैं आपको देखिए चीज़ बताता हूँ, मेरा एक बिलीफ है, दो चीज़ें हैं, दो रीज़न होते हैं किसी मुल्क में ई कॉमर्स चलने या ना चलने के, दो चीज़, ट्रस्ट एंड प्राइस, सिर्फ दो चीज़ें, सही है। बाकी चीज़ें हैं वो अलग आती हैं, ये माइंड सेट पे सिर्फ दो चीज़ें, ट्रस्ट है और प्राइस है। प्राइस है, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बोला मैं रिटेल स्टोर्स बनाऊंगा, जो आपने बात की, सही है, कि मैं कहीं दिखूंगा ना, अगला बोलेगा ये ब्रांड है, इससे गलती हुई ना अगर ऑनलाइन स्टोर से, जो कि होती हैं, सही है, होती हैं, अमेजोन से भी होती हैं, ये भंड होगा ना तो मैं उसको आउटलेट से आगे पकड़ लूंगा, ये कहीं भागने नहीं वाला, सही है, क्योंकि एक वेबसाइट पे सिर्फ एक एड्रेस आ रहा है, आप उससे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं आउटलेट्स बनाऊंगा, तो ट्रस्ट यहाँ से। प्राइस मुझे पता है कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का भी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मुझे कहाँ से खरीदना है, कौन सी चीज़ कितनी किस जगह से सही रेटों में मिलती है। मैं हूँ ही कराची का, सही है, मैं अगर इस्लामाबाद का होता तो मेरे लिए टेंशन था ना कि यार मैं कहाँ से परचेज करूँ, क्योंकि पोर्ट चीज तो कराची है, तो मुझे पता है खरीदना कहाँ से। तो मैं प्राइस और ट्रस्ट दोनों को काउंटर करते हुए जा रहा था, जब आप ये दोनों चीज़ों को काउंटर करते हुए जाएंगे ना, तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर बन सकते हैं। बात आती है वैल्यूएशन की, आपने बोला यार ये वैल्यूएशन का क्या गेम हो जाता है, तो अगर आप इस पर बात करें ना, देखिए रिटेल जो है ना, रिटेल पर आपको मल्टीपल नहीं मिलता। इफ़ यू आर अ रिटेल ब्रांड, आपको मल्टीपल नहीं मिलता। अगर मैं कहूँ ना कि यार मेरी रिटेल की फॉर एग्जांपल 20 करोड़ की सेल है, 30 करोड़ की सेल है महीने की, सही है, साल के इतने करोड़ बन जाते हैं, तो इन्वेस्टर कहेगा अच्छा 2 हिस्सों में तोड़ दो अपनी सेल को। ई कॉमर्स में मैं तुम्हें मल्टीपल दे सकता हूँ, क्यों मल्टीपल का मैं आपको सेंस बनाता हूँ। जो रिटेल होता है ना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब रिटेल की अगर 1 करोड़ की सेल एक महीने की, सही है, एक आउटलेट की, तो अगले महीने कैसे ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा थोड़ी होगी, वो तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ ही चलती रहेगी, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे वहीं खड़ा रहेगा। वेयरएज ई कॉमर्स क्या है, मैं मार्केटिंग में पैसे मारूंगा, मेरा पागलों की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए ई कॉमर्स में मल्टीपल मिलता है, रिटेल में मल्टीपल नहीं मिलता। लेकिन दोनों सब मैंने एक तो ट्रस्ट के लिए बनाई, सही है, दूसरी चीज़ मुझे पता है पूरी मार्केट तो वहीं घूम रही है, सही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें मैंने बोला यार कि मुझे ट्रस्ट मिल रहा है, मुझे प्राइस मिल रही है, मुझे सेंस बना रहा है, प्लस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ई कॉमर्स का देखिए बायर चांद से तो नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, वो रिटेल के कस्टमर है जो आएगा, ऐसे ही है। सही। तो मैंने बोला यार मैं अपनी आउटलेट्स खोल के रिटेल के कस्टमर को खुद अपलिफ्ट कर देता हूँ। मेरी आउटलेट पे आप जाते हैं ना तो मैं उसको फिजिकल आउटलेट नहीं कहता, मैं उसको डिजिटल आउटलेट्स कहता हूँ। उसका रीज़न है कि उसमें डिजिटल का एलिमेंट है पूरा। आप जाएंगे तो आपको एक फुल साइज LED मिलेगी जिस पे वेबसाइट चल रही होगी, तो उसकी वर्चुअल इन्वेंट्री भी है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लाया कि यार कस्टमर फिजिकल पे आ रहा है, वहाँ से हमने उसको रिटेल से अपलिफ्ट किया और हम कहते हैं डिजिटल भी सर घर से खरीद लेना, कोई टेंशन नहीं, हम आपको पहुँचा देंगे। आउटलेट्स को ही बोलते हैं कि भाई तुम अपने कस्टमर को बोल रहा सर वहाँ से आप बता दें खरीद लें, हम आपको डिस्काउंट पे दे देंगे। तो आउटलेट्स भी कहीं से कट ऑफ नहीं हो रही बीच में, प्लस फ्रेंचाइजिंग मॉडल में बेनिफिट ही हो जाता है कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। अब मुझे कल को 1000 स्टोर करना है, अल्लाह ने चाहा तो मेरी पूरी चाहत है कि मैं 1000 2000 स्टोर करूं, क्योंकि मैं जिन केस स्टडीज़ को फॉलो करता हूं उनके 3-3 हज़ार स्टोर्स हैं अपने मुल्कों में, सही है। वियतनाम जैसे मुल्क में एक जिसको मैं फॉलो करता हूं रिटेल पे, उसके वियतनाम में 3000 स्टोर है, 12.5 करोड़ लोग हैं, सही है वियतनाम में। अगर 12.5 करोड़ पे 3000 स्टोर है उसका, तो मेरे 6000 बनते हैं, सही है। मेरे तो 6000 स्टोर ने चाहिए, 25 करोड़ हैं आप तकरीबन लोग, तो मैं बोलता हूँ 6000 नहीं तो मैं 1000-2000 तो कर ही सकता हूँ। तो अगर मुझे 1000-2000 स्टोर करना है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव तो रह ही नहीं सकता ना, मैं कंपनी ओन कैसे बनाऊँ स्टोर्स, सही बात। तो मैं बोलता हूँ फ्रेंचाइज पे जाऊँगा। और फ्रेंचाइज में हमने क्या किया, जो लर्न किया ना 2015 से 2018-19 तक, और आज भी वो कंपनी आउटलेट चल रही है, आज भी हम ट्रेंड लर्न करते हैं। हमें पता होता है कौन सा महीना स्लो है, कौन सा महीना तेज़ है, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, वो सारी चीज़ हमें ट्रेंड पूरा पता होता है। तो हम फ्रेंचाइज को उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं ताकि उसको नुकसान ना हो। तो फ्रेंचाइज मॉडल में आप ये बताएं कि अगर आपको 29 आउटलेट्स हैं तो इसमें आपकी लोकेशन, आपकी ब्रांड और इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए रिटेल आउटलेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लोकेशन होती है। हमें कितने लोग ऐसे होते हैं, अब मेरे पास एप्लीकेशन टिका के आती हैं हर रोज़ कि मुझे फ्रेंचाइज चाहिए आपकी, हम हर किसी को सेलेक्ट नहीं करते। अच्छा, सही। उसका रीज़न क्या है कि मैं देखिए मैं काट नहीं रहा हूँ किसी को बैठ के कि मैंने काट दिया आज फ्रेंचाइज फी आ गई पैसे बना लिए मैंने, मुझे नहीं करना। तो दिखाते जाओ लगाते कि मैंने इतनी लोकेशन, मैं वरना आज चाहता तो शायद मेरी 100 लोकेशन होती, अगर मैं इसी तरह दे रहा होता उससे ऊपर होती शायद। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि हर उस सेंसेबल बंदे को जो मेरा ब्रांड नेम कैरी कर सके और जो पैसे बना सके,
सही, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं बनाएगा ना वो आउटलेट बंद करेगा। देखें आपने फ्रेंचाइज खोली, मैंने बोला यार अली ने चलाई फ्रेंचाइज, चलाई 6-8 महीने साल बाद बंद कर दी, सही है, उसने पैसे भी नहीं बनाए। अब जो साल बाद बंद हो गई ना, आप हो सकता है 1-2 साल बाद आप भी भूल जाएं कि यार चलो सीखा ना मैंने कुछ, लेकिन जो मेरे लिए मेरे नाम का नुकसान है ना वो सबसे बड़ा है। सही बात कि यार मेरी वो लोग कहेंगे टेलीमार्ट की आउटलेट खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि यार मैं सेंसिबल मॉडल पे काम करूं, हम उसको वेट करते हैं, उसकी लोकेशन को वेट करते हैं, देखते हैं उसके आसपास इलाका कौन सा है, किस तरह का है, जो सेल्समैन जो बात कर रहा है उसका प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वो ऐसे किसी बंदे को हायर कर सकता है जिसका प्रायर एक्सपीरियंस हो। फिर हमारे पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हम उसको सिखाते हैं सारी चीज़ें कि टेलीमार्ट ये है, तुम्हें इस तरह बात करनी है, तुम्हें इस तरह ये सारी चीज़ें करनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम डिस्टर्ब करें इस मार्केट को ना, क्योंकि जो मोबाइल रिटेल है वो बड़ा देसी काम है, सही है, उसी देसी काम को मैं अपलिफ्ट करके लेके जा रहा हूँ। मैं बड़ा उसको बर्गर बनाया हुआ है कि हम यूं चलाएंगे आपके आउटलेट, तो ऑटोमेटिक आप एक ब्रांड बनते हैं। हम इस्लामाबाद बैठे हैं, मेरी गीगा मॉल में भी है, मेरी ब्लू एरिया में भी है, अल्लाह ने चाहा तो तीसरी भी खुल रही है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, पिंडी में भी हमारे पास है, DHA में। तो हम इस तरह अपलिफ्ट करते हुए जा रहे हैं लोगों को और उनकी एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। और प्लस हम उनके साथ मुस्तकिल जो मतलब फ्रेंचाइज के ग्रुप बने होते हैं उसमें हम जैसे लोग भी होते हैं। तो अगर 29 ग्रुप बने हुए उनमें हम हैं, सही है, 29 ग्रुप में कोई इशू आता है, कोई भी चीज़ आ रही है, उनको जवाब, क्योंकि वो डे एंड पे मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज इस तरह है जिस तरह आपका बच्चा होता है। सही बात है, सही, आपके मातहत है वो चीज़, सही। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कोई इशू आ रहा है ना, तो डे एंड पे हमें फ़ौरन उसको जवाब देना है, वरना वो क्या करेगा, बंद कर देगा। तो हम उसको ये कहते हैं हम आपसे ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में। मैं फ्रेंचाइज को ये कहता हूँ आपसे ज़्यादा हम सोचेंगे आपके बारे में कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपका नुकसान हुआ ना आप मैक्सिमम क्या करोगे, आउटलेट बंद कर दोगे। वो सबसे बड़ा नुकसान है मेरा कि मेरी आउटलेट बंद नहीं होनी चाहिए। मुझे इस पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, मेरा अपना भी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर नहीं है कि एक तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन लगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, टेलीमार्ट की मार्केट प्लेस की एक वैल्यूएशन लगी, लेकिन उस वैल्यूएशन में जब आपकी ये फ्रेंचाइजेज होती हैं और आपकी जो रिटेल होती हैं वो उससे आपकी वैल्यूएशन अप होती है, उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। देखिए वो रेवेन्यू का तो पार्ट है ना, वो टॉप लाइन में तो सपोर्ट कर रहा है ना हमें। कि अगर मैंने बोला जैसे आपको कि अभी 20-30 करोड़ रुपये अगर आपकी महीना सेल है, आपने बोला है 100 करोड़ रुपये फॉर एग्जांपल महीना मेरी फ्रेंचाइजेस की सेल है, तो वो मेरी वैल्यूएशन में तो ऐड हो रहा है, लेकिन उसमें मल्टीपल नहीं मिलता बस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार कि मेरी जो ई कॉमर्स है उसकी इतने अरब रुपए सेल है, उसने बोला अच्छा इतने का इतना मल्टीपल तुम्हें ई कॉमर्स का ये मिल गया, उसमें चलो 100 ऐड कर लो अब। तो वो मल्टीपल नहीं मिलता, लेकिन वो वैल्यूएशन में जरूर ऐड होता है। मल्टीपल से मुझे पता है मल्टीपल क्या है, या हम स्टार्टअप वालों को पता होगा, बच्चे जो सुन रहे होंगे उनको मल्टीपल का मतलब थोड़ा सा अगर आप भी गाइड करते हैं, मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ, आप बता दीजिएगा ठीक बता रहा हूँ या नहीं। इस तरह UK USA में अगर मल्टीपल की बात मैं करूँ तो अगर वहाँ पे लगता है कि जी अगर आज आपका 1 करोड़ रुपया मंथली है तो साल का 12 करोड़ है, आपकी 5 साल का मल्टीपल लगा जाता है कि जी आप 48 करोड़ रुपए का लेट सपोज आपकी वैल्यूएशन लगी कि 48 करोड़ रुपए की कंपनी। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लगता है 1.5 साल से 2 साल कि अगर आज आप 1 करोड़ रुपया हो, एसेट सब कुछ मिला के जी 1 करोड़ रुपया इसकी वो है 18 महीने की या 2 साल की 24 करोड़ रुपए का ये ब्रांड की वैल्यूएशन लगती है। इसी चीज़ को आप मल्टीपल कह रहे हैं। देखिए मल्टीपल बनता है इसी तरह है, सही है, कि आपका एक टॉप लाइन है, फॉर एग्जांपल आपने बोला 10 करोड़ है, समझने के लिए आसान कर लेते हैं, 10 करोड़ की आपकी साल की सेल है, तो अब वो इन्वेस्टर के माइंडसेट पे होता है कि वो उसको कितना ग्रोथ देख रहा है, सही है, कि यार कितनी ग्रोथ हो सकती है इसमें। ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिनको हम जानते हैं वो 12 और 14 के मल्टीपल भी दे देते हैं, अच्छा 10-10 के मल्टीपल भी देते हैं। सही, इस तरह के इन्वेस्टर्स भी हैं। आपको जो दिख रहा होता है कि यार एक आइडिया है, आइडिया स्टेज पे कंपनी ने $10 मिलियन रेस कर लिया, आइडिया की क्या वैल्यू है, सही बात, सही है, लेकिन उन्होंने क्या किया उस आइडिया को आप सोचिए किस वैल्यू पे लेके गए होंगे कि उन्होंने बोला यार हम 10 मिलियन रेस अपने 5 सालों की जो ग्रोथ है कि उन्होंने क्या स्टार्ट करना, ग्रोथ को उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया, सही है। तो अब अक्सर होता ये कि देखेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टर जो है ना, जैसे आपने भी बोला 1.5 से 2 के बीच में घूमता है वो, उससे ऊपर उसको समझ नहीं आता सही है, उससे ऊपर वो क्यों सेफ खेलते हैं, सच्ची बात है, सेफ खेलते हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, वो सेफ खेल रहे हैं। अब आप गोरे के पास जाएंगे ना, और होता ही क्या इसमें, देखें जैसे आप लोग कहते हैं ना एक पिच डेक होता है, सही है, सबने नाम सुन लिया आजकल पिच डेक का ना, कि भाई पिच डेक ऐसा होता है वैसा होता है यूँ होता है। आपको पता है वैल्यूएशन डेक भी होता है, फोरकास्टिंग। मैंने जब फंड रेजिंग के लिए गया ना तो मैंने वैल्यूएशन डेक बनाया, 18 स्लाइड का वैल्यूएशन डेक था वो, सही है। मैंने इत्तेफाक से गोरे हायर किए थे, मैंने उनको बोला, फिर हमने क्या किया, हमने दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां निकाली जो मेरे स्टेज की, मेरे आसपास की कंपनियां, और जो फंडिंग रेज कर चुकी हैं कर चुके हैं, सही है, हमने उन सबको निकाला, हमने बोला उसने इस राउंड में कितना पैसा रेज किया, किस वैल्यूएशन पे किया,
कितना रेस किया, कितने वैल्यूएशन में गया। अब आप क्रंच बेस पे जाते हैं तो आपको दिख जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, उसका एक पेड वर्जन भी और भी इस तरह के टूल्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है किसने क्या रेस किया, कब रेस किया। तो हमने क्या किया, हमने बोला एवरेज आउट, हमने बोला यार अगर हम एवरेज निकालें ना तो 3.75 का मल्टीपल बनता है मेरी कंपनी का इस स्टेज पे, इस तरह की कंपनी का। सही है, तो वो हमने पूरा निकाला कि कौन सा मुल्क है, किस तरह का है, डेवलप कंट्री है या नहीं है। डेवलप्ड हमने बोला इतना होता है, नॉन डेवलप में देखो इतना होता है, अंडर डेवलपमेंट। तो हमने वो सारी चीज़ें बनाई, एक 18 स्लाइड का वैल्यूएशन डेक बनाया, उसके बाद हमने जाके प्रेजेंट किया था। तो इस पर भी इतनी वर्किंग होती है, ये ऐसा नहीं होता कि हवाई फायरिंग है कि 4 का दे दो ना यार मल्टीपल, सही है। तो इस तरह नहीं होता। जैसे आजकल हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई आता है ना, कहता है यार मैं 10 करोड़ रेस करना है, तो मैं पहली चीज़ पता उससे क्या पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ये नंबर कहाँ से आया, 10 का नंबर कैसे आया? ना तूने भाई 12-15 मांगे, ना तूने 5 मांगे, 10 क्यों मांगे? और आपको पता है 100% लोग कहते हैं यार पता नहीं वो नंबर यही सोचा मैंने, ये ले लेता हूँ, यही चाहिए मुझे। सेंस ही नहीं है इस चीज़ का। मैंने जब अगले को बोला था ना यार मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने उसको फाइनेंशियल मॉडल बना के दिया था पूरा कि मैं ये पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा। तो देखो नीचे आके ये नंबर बन रहा है मेरा, और इसलिए मुझे ये चाहिए। और ग्रोथ कितनी होगी 5 सालों में, 4 सालों में इस फंडिंग की वजह से किस स्टेज के ऊपर होगी, क्योंकि इन्वेस्टर भी तो ऐसे उसको सेकंड राउंड चाहिए, सेकंड राउंड चाहिए, उसको सेकंड चाहिए, सेकंड राउंड वाले को थर्ड राउंड चाहिए, थर्ड वाले को फोर्थ चाहिए, फोर्थ वाले को एग्जिट चाहिए या फिफ्थ चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसी तरह प्लान होती हैं, और वो प्लान कहाँ होती है, डॉक्यूमेंटेड। एज ए इन्वेस्टर मुझे कोई आके कोई ऐसी बात बोलता है ना कि यार आपने ये कितने रेट होना चाहिए, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, ये ऐसे नहीं होता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ओवर किताबी चीज़ें हैं ये। मैं जब बनाते हैं ना, हम लोग जब पिच डेक्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो इतने इंटेंस होते हैं। मेरा फाइनेंशियल मॉडल आपको पता है कितने साल का बना हुआ है? 6 साल का। 6 साल का फोरकास्टेड फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है। उसमें एक एक महीने की P&L भी है कि उस दिन मेरा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होगा, कि मैं चाय कितने की पीऊंगा, मेरा HR में कितने लोग होंगे, ये चीज़ कितने की, सैलरी कितने की होगी, यूटिलिटी बिल कितने का होगा, मैं AWS यूज़ करता हूँ उस पर कितना होगा, मेरा कस्टमर बेस कितना होगा। मैं ये बना के बैठा हूँ 6 साल का, माशाल्लाह। तो जब आप ये बनाते हैं ना और आप अगले को प्रेजेंट करते हैं, वो कहता है यार मेहनत की इसने। वो दिखा रहा है आपकी सिंसेरिटी कि मैं पैसे ज़ाया करने के लिए नहीं ले रहा, मेरा दिल नहीं हो रहा कि मैं पैसे ले रहा हूँ, मुझे पैसे यूं चाहिए और यूं इम्प्लीमेंट करके मैं यूं आपको पैसे बना के दूंगा आपको भी। सिर्फ इसमें एक चीज़ और जो पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट एक वो है कि उनको ये लगता है कि इन्वेस्टर वो होता है कि जिससे आप पैसे उठाते हो। मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे 5 करोड़ रुपये उठा रहा हूँ, और मैंने आपको खासतौर पे मार्केट प्लेसेस हो गए, ई-कॉमर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इनमें मैंने आपको कोई मंथली जनरेट करके देने हैं 5 करोड़ के ऊपर, 5 लाख 10 लाख रुपए प्रॉफिट आपको दूंगा, कुछ खुद खाऊंगा, और उसके ऊपर चलता है। तो इस पर मुझे तो पता है, लेकिन आप थोड़ा सा इजी अल्फाज में बता देंगे भाई ये जो फंडिंग होती है, जो इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली क्यों पैसे दे रहा होता है, वो जो फर्स्ट राउंड की हम बात करते हैं, सेकंड राउंड की हम बात करते हैं, ये राउंड्स क्या होते हैं और उसको उसका पैसा वापस कैसे मिलता है? सही है, चले पहले मैं आपको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ इन्वेस्टर्स को। सही है, 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक देसी इन्वेस्टर होता है जिसे आप नॉर्मल अल्फाजों में इन्वेस्टर ही कहते हैं, दूसरा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको VC कहते हैं। सही है, दोनों इन्वेस्टर हैं, दोनों का माइंडसेट बहुत अलग होता है। जो देसी इन्वेस्टर होता है ना, वो पता क्या करता है, वो कहता है, वो मेरे पास आएगा, बोलेगा यार अहमद मुझे इतने पैसे लगाने हैं तुम्हारी कंपनी में, मुझे हर महीना क्या बचेगा, साल के कितने पैसे बचेंगे। उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। सही है, उसमें बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो इन्वेस्टर अगेंस्ट इक्विटी नहीं आ रहे होते, वो आपको देते हैं कि यार ये मेरा वर्किंग कैपिटल की तरह ले लो पैसे, मुझे पैसे देते रहना हर महीने, और ये जब भी मैं बोलूँ ना तो 6 महीने का क्लॉज है, 6 महीने के अंदर मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर देना। सही, और हर महीने तुम्हारे पास मेरे पैसे पड़े जिससे तुम खेल रहे हो, पैसे बना रहे हो, मुझे भी इतने पैसे देना। नॉर्मली वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। सही है, जहाँ पे आपकी इक्विटी नहीं ले रहे, क्योंकि इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे आ गए, आप घर ले जाओ। तो ये इक्विटी का मतलब ही होता है। अब दूसरी तरफ वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, देखिए, अब एक तो लोकल इन्वेस्टर का मैंने आपको बोला ना, जो माइंडसेट है वो क्या होता है, अगर वो इक्विटी उसने ली ना, उसने दिया, बोला अहमद तुम्हारे 100 करोड़ की फॉर एग्जांपल कंपनी है, ये लो 25 करोड़ पे, 25% मेरा, ये 25 करोड़ तुम्हारे अयाशी करो। 25 करोड़ 25 इक्विटी का मतलब ही समझा देता हूँ कि इक्विटी का मतलब ये कि आपकी कंपनी है, 100% आपके पास है, और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आपकी कंपनी के 10% या 15, ये जो भी हमारी डील होती है, अब 15% का मालिक मैं हो जाता हूँ, 85% का मालिक आप हो जाते हैं, और आपके पास वो पैसे आ गए। अब आपको उसने को लगाने कैसे हैं, जो आपने मुझे दिखाया कि यार ये चीज़ें करेंगे, आपने नहीं, इसमें मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ। अच्छा,
इन्वेस्टर ये कहता है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो देसी इन्वेस्टर, उसका ये काम होता है या तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए, मैंने आपको बताया, वो दिए उसने पैसे बना उस पर। अगर वो इक्विटी खरीद रहा है ना, तो वो इक्विटी यूं खरीद रहा होता है कि भाई 100 करोड़ की कंपनी, 25 करोड़ ये आपके हाथ में दिए उसने आपको, 25% मेरा हो गया, ये 25 करोड़ आप घर ले जाओ। अच्छा, क्योंकि आपने अपना हिस्सा बेचा है। अच्छा, यही बेसिक डिफरेंस यही है वीसी में और नॉर्मल इन्वेस्टर में। अच्छा, वीसी कहता है जो मैंने 25% के अगेंस्ट 25 करोड़ दिए ना, वो घर नहीं लेके जाएगा, ये 25 करोड़ कंपनी पे इन्वेस्ट होंगे। यूं देखें तो बिल्कुल ही इसके फंडामेंटली रॉन्ग है ये चीज कि भाई मैंने अपना शेयर बेचा है, मैं घर लेके जाऊंगा पैसे। वीसी कहता है नहीं, ये मेरे पैसे जो तुम्हें मैंने दिए ना, वो भले तुम्हारे थे लेकिन लगेंगे कंपनी में, जिससे मेरे यही 25 करोड़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फंडामेंटली ये बिल्कुल रॉन्ग है। सही कह रहे हैं कि भाई पैसे तो मेरे थे, मैं घर ले चाहता हूँ। वो बोल रहा है पैसे भले तुम्हारे हैं लेकिन तुम इन्वेस्ट करोगे इसी कंपनी पे ताकि मेरे शेयर की वैल्यू और तुम्हारे शेयर की वैल्यू दोनों बढ़ जाए। तब आपने 25 करोड़ रेज किया, वीसी क्या करता है? सही है, वीसी ने पहली तो ये फंडामेंटल चीज़ अलग है कि उसने आपको पैसे दिए, बोला कंपनी पे खर्च करो, घर नहीं लेके जाओगे। और कंपनी पे खर्च करने का तरीकाकार क्या होता है? वैल्यूएशन बनती है, चीज़ें बनती है, क्या होता है? अब मैं किसी उठ के आता हूँ किसी बंदे के पास, मैं कहता हूँ यार साल का जो है ना यार मैं करोड़ों पे लॉस करता हूँ। सिंपल सिनेरियो, मैं वीसी के पास गया, बोला करोड़ों पे लॉस करता हूँ, मेरी टॉप लाइन ये सेल है, फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए सेल है। मैंने बोला 1 अरब रुपए सेल है, साल का 1 करोड़ मेरा लॉस हो जाता है, लेकिन तो मुझे आपसे पैसे रेज करने हैं। वो बोलेगा अच्छा चलो वैल्यूएशन डिसाइड हुई, सब कुछ हुआ। उसने बोला ये लो 25 करोड़ रुपये, अब तुम साल का 10 करोड़ रुपये लॉस करोगे। सही है। अब जब मैं 10 करोड़ रुपये लॉस करूंगा ना, इसकी सिंपल सा सिनेरियो होता है। लॉस का मतलब क्या होता है? ये नेट लॉस है। सही है। इसका मतलब ये है कि मैं पागलों की तरह कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप है, मेरी फिक्स कॉस्ट तो इतनी बड़ी नहीं होगी। सही है, मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करूंगा। अब जब मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करूंगा ये पैसे, तो मैं कहता हूँ हमेशा 10 करोड़ में होगा क्या 10 करोड़ आपको लॉस करना है ना, तो उसमें से 3-4 करोड़ जो है ना आपके ओवरहेड्स में चले जाएंगे। आप टीम बड़ी करेंगे, आप टेक्नोलॉजी बड़ी करेंगे। सही है, ऑपरेशंस आपके बड़े हो जाएंगे। 3-4 करोड़ आपके वहाँ खर्च हुए, 6-7 करोड़ पे आपके मार्केटिंग में खर्च हो गए। अब जब अगर आपका 6 टाइम्स अगर मार्केटिंग बजट हो जाता है, आप मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे अब अपने उसको? आप बोले यार मेरी 1 अरब की सेल थी, अब 6 अरब की सेल हो गई। अब 6 अरब की जब सेल हो जाती है, एक और चीज़ भी आएगी ना कि अगर आपके पास 10 लाख कस्टमर था, अब आपका कस्टमर बेस भी 30-40 लाख हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कस्टमर बेस वीसी कैलकुलेट ही नहीं करता। अच्छा। अब वो हम सुनते थे, किताबों में भी है कि यार यूज़र कितना है आपका, ऑर्डर कितना है, वो देख ही नहीं रहा, वो टॉप लाइन देख रहा है आजकल। सिर्फ टॉप लाइन की यार इतने अरब की सेल हुई है बस। अच्छा। वो उसी वैल्यूएशन पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आसान से कि इतना का मल्टीपल है भाई, चाहिए तो ले लो। अच्छा। वो इतना सिंपल कर दिया आज तक। हालांकि मैं भी ये समझता रहा हूँ कि इसमें के दराज की भी यूजर की गेम है और आपकी भी यूजर की गेम है और फूड पांडा की भी यूजर की गेम है। अब देखिए यूजर की गेम हमारे इंटरनली है कि हमें इतने ज़्यादा यूजर हैं, हम उसको रिपीट बायर बना सकते हैं, तो हम उससे ऑर्गेनिक ऑर्डर ड्राइव कर सकते हैं। मेरा ऐप डाउनलोड इतना है तो मैं उसको एक पुश नोटिफिकेशन भेज के भी ऑर्डर खींच सकता हूँ। तो वो हमारे इंटरनली चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन वीसी चीज़ को आजकल इग्नोर करके घूम रहे हैं। वो सिर्फ टॉप लाइन देख रहे हैं। अब आपने बोला दूसरे राउंड पे आप जैसे ही आप वो पैसे लगाते हैं, अब 6 अरब की आपकी सेल हो गई है। अब 6 अरब की सेल का मतलब ये है कि उसने जो 25 करोड़ रुपए लिए थे आपने, अब वो 25 करोड़ दिए थे आपने 25% के अगेंस्ट। अब उसके जो 25% हो गए ना वो बहुत बड़े हो गए। क्यों? उसका 25% भी तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया। सही है। सही है। अब 25% 6 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये 150 करोड़ है। सही है। अब अगले राउंड में आप जाएंगे ना किसी वीसी के पास, आप बोलेंगे सर मैं जो है ना साल का जो है वो 15 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये लॉस करता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। वो बोलेगा कोई मसला नहीं, ये ले 50 करोड़ रुपये, साल के 50 करोड़ अब लॉस करेंगे हम। 50 करोड़ ले और इसकी वैल्यूएशन को ले, इसकी वैल्यूएशन ले जाओ ऊपर। अब होता क्या, देखिए वीसी पैसा किस तरह बनाता है, उसके मैंने आपको बताया ना 25 करोड़ लगे थे, अगले ही राउंड में उसके 150 करोड़ हो चुके हैं। 1.5 अरब रुपए हो चुके हैं उसके। अगर वो उस टाइम पे किसी को बेच के एग्जिट लेना चाहता है तो वो जा सकता है। अच्छा, एग्जिट में मुझे ये बताएं कि इस तरह होता है, दो कॉन्सेप्ट मेरे अपने क्लियर नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के भी क्लियर नहीं होंगे। मैंने इन 25 करोड़ दिया, आपसे 25% कंपनी का लिया और आप सीरी ए फंडिंग थी, सीरी बी के लिए जब आप गए तो आप जब अब आप शेयर बेचेंगे, ठीक है, आपके पास 25% मेरे पास है, 75% आपके पास है, हमने 25% देना है अगले इन्वेस्टर को, तो 25 का 25 आपका जाएगा या उसमें से 25%? इक्वल डाइल्यूशन होती है। इक्वल डाइल्यूशन होती है कि मतलब अगर मैं अगला 20%
उड़ा रहा हूँ या 10% इक्विटी दे रहा हूँ अगली, 10% में से 7.5 मेरी होगी, 2.5 आपकी होगी, मेरे सेम प्रोपोर्शन में से होगी। अच्छा, वही प्रोपोर्शन है, हम उतने ही मालिक हैं। तो अब जब 75% मैं हूँ तो जो भी मैं इक्विटी दे रहा हूँ उसका 75% मैं दे रहा हूँ। अच्छा, सही है। वो और होता क्या है कि ये टर्म्स होते हैं उसके टर्म शीट के, ये क्लॉजेस वहाँ डलते हैं कि भाई मैं इक्वली डाइल्यूट करना चाहता हूँ या मैं अगले राउंड में डाइल्यूट नहीं करना चाहता। ये भी हो सकता है कि ऐसे भी वीसीज होते हैं जो डोमिनेट कर देते हैं कि पहले राउंड में आपको पैसे चाहिए थे, आप तो भूखमरी हालत में मेरे पास आए थे, आपका पैसे ही नहीं है, तो वो उस टाइम पे जो टर्म शीट उसने बोला अगले राउंड में डाइल्यूट ही नहीं करूंगा, सिर्फ तुम डाइल्यूट करोगे अगले राउंड में। अब उसने आपको बाउंड कर दिया, उस टाइम आपको पैसे चाहिए थे, आपने साइन भी कर दिया, तो अब वो 100% आपकी डाइल्यूशन हो गई ना। नॉर्मल सिनेरियो में डाइल्यूशन यही होती है कि जो इक्वल प्रोपोर्शन है हमारा, जो प्रोपोर्शन बना हुआ है ना हमारा, उसी तरह से डाइल्यूशन होती है, उसी तरह से। कितनी दफ़ा ये भी होता है कि आप क्लॉज में ये भी डाल देते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि वीसी ने बोला कि मैं अगले राउंड पे एग्जिट चाहता हूँ, हो सकता है वो बोले कि जो भी हम बेच रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल 10% बेच रहे हैं अगर अगले राउंड में, तो मैं अपना ज़्यादा हिस्सा बेच दूंगा जो मैं कैश आउट भी करना चाह रहा हूँ, सही है, और बाकी तुम अपना बेच के डाइल्यूशन ले लेना। लेकिन इसमें देखें, अब आप वाली अगर मैं बात करूं, अगर लेट्स सपोज अगला राउंड आया, हम टोटल 15% दे रहे हैं, उसने कहा कि 5% मेरा शेयर भी निकाल देना, तो उसके पैसे 5% के पैसे उसको चले जाएंगे। वो कैश आउट कर लिया ना उसने। अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर सकते कैश आउट? आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 75% है, 5% आप अपना देकर कैश आउट करते हैं, तो अगला जो वीसी होगा वो तो कहेगा ना कि भाई ये मैं 50 करोड़ दे रहा हूँ। ये करते इसीलिए नहीं है, देखिए ये किया जा सकता है लेकिन करते इसलिए नहीं है कि वो दिख रहा होता है यार ये फाउंडर और ये तो अपने शेयर बेच बेच के भाग रहे हैं, इसका मतलब इनका कंपनी में इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो ये कहते हैं। अब आपको पता है तकरीबन बड़े वीसीज जो है ना वो कहेंगे अगर फाउंडर्स का मिला के 33% इक्विटी नहीं है ना, 33% तो नहीं करना, पैसे नहीं डालेंगे हम। ऐसे ही। उसका रीज़न क्या है? वो कहते हैं इसका तो स्टेक ही नहीं है कंपनी में, ये तो छोड़ के चला ये जाएगा, तो छोड़ के भाग जाएगा, ये 20% है 15% है, इस पर क्या ही पैसे लगाऊं मैं? पैसे तो उस वक्त लगाओ ना जब भाई का हाँ स्टेक हो, 90%। या उसका स्टेक कम हो गया है लेकिन उसकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी है उसके स्टेक की कि वो बोलेगा भाई नहीं नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट का जो 23% इक्विटी थी दोनों फाउंडर्स के पास, सही है, वो भिन्न साल से दोनों, तो दोनों की मिला के 23% इक्विटी थी। जब वॉलमार्ट ने एक्वायर किया उस इक्विटी की वैल्यू 5.6 या 5.7 बिलियन डॉलर्स थी। 23% यूँ देखे तो, लेकिन इतने बड़े थे वो, सही है। तो अब क्या है, वो इंसान बोलेगा ना पैसे लगा सकता हूँ यार, अगले के 5.5 बिलियन डॉलर अटका हुआ है, सही है। तो वो चीज़ देखी जाती है, आपकी सिंसियरिटी देखी जाती है बिजनेस में, और उसके बाद आपको इन्वेस्ट किया जाता है। वीसी देखें उसका, जैसे आपका एक बिजनेस है ना पैसे बनाना, चीज़ें बड़ी करना, उसका बिजनेस है अपने पैसे को बड़ा करते रहना, वो खेल रहा है आपके ऊपर। वीसीज की जो मैंने जो देखा है ना, वो कहते हैं 10 पे जगह इन्वेस्ट करूंगा ना 60 डूब जाएंगे, 3 तो चलेंगे, 3 चलेंगे, वो 3 मुझे मल्टीप्लाई करके दे देंगे मेरा पैसा। 100 कंपनी की बस वो उनकी गेम ही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगले ई कॉमर्स में ज़्यादातर हम सुन रहे हैं, अभी आपको पता है ये 1.5-2 साल तो हमारे हालात वैसे ही ख़राब थे, जैसे ही ई कॉमर्स में थोड़ा हमने कमर सीधी की थी कोरोना के बाद, और थोड़ा सा ई कॉमर्स बूम पे आना स्टार्ट हुआ था, हमारी गवर्नमेंट के इतने इश्यूज़ आ जाते हैं कि वो फिर चीज़ डिक्लाइनिंग पे चली जाती है। अभी आप तो रिटेल में भी हैं, बिज़नेस भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के हम कराची में बैठे हुए हैं जहाँ से पूरा बिजनेस रन हो रहा था, पूरा ब्रेन रन हो रहा था। आपको इस वक्त पोटेंशियल कौन से, और दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादातर पाकिस्तान में इन्वेस्टर रियल स्टेट का है। एक घर में जो बंदा भी बैठा हुआ है, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं सोचते, 5 मरला ज़मीन हर मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान इन्वेस्टर है रियल स्टेट का, हर घर में इन्वेस्टर बैठा हुआ है रियल स्टेट का, और वो भी डाउन जा रही है। और मुझे फ्यूचर में भी जो गवर्नमेंट के लग रहे हैं कि वो इस चीज़ को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से निकलवा कर मैं इस साइड पे लेकर आना चाह रहे हैं। तो आप फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं ई कॉमर्स का? ये ग्रो कब करेगी, कैसे करेगी, कितना नंबर होगा इन्वेस्टर्स आपकी? आप जिस तरह मेरा ख्याल है अभी तक टेलीमार्ट ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं रेज की, आप भी वेट कर रहे हैं कि भाई वो टाइम आएगा कि मैं कूड़ियों के दामों टेलीमार्ट का शेयर नहीं दूंगा मार्केट में, मैं अपनी टर्म्स पे दूंगा और अच्छे एक उस नंबर पे दूंगा। तो आप टेलीमार्ट का कब वो स्टेज देख रहे हैं कि अब जब वो आप भी देंगे, सीरीए के लिए जाएंगे और ई कॉमर्स भी ग्रो करेगा? अभी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा होता मार्केट में, वीसी नहीं मिल रहा होता मार्केट में, वो इंटरेस्टेड नहीं होता, वो कब इंटरेस्टेड हो? यार मैं आपको एक कोर बताता हूँ ई कॉमर्स का। जैसे मैंने आपको एक माइंडसेट का बताया कि 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स नहीं चला, ट्रस्ट एंड प्राइस। इसी तरह ई कॉमर्स को चलाने के लिए ना 2 प्रीरेक्विजिट चाहिए होते हैं। जैसे हम कोर्सेज पढ़ते हैं ना कि यार ये वाला प्रीरेक्विजिट कोर्स करेंगे तो ये कोर्स ओपन हो जाएगा, सही है। इसी तरह ई कॉमर्स में होता है, इसी तरह हर बिजनेस में होता है। ई कॉमर्स के 2 प्रीरेक्विजिट हैं,
स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। होता क्या है, कस्टमर स्मार्टफोन यूज़ करेगा, उस पर वो इंटरनेट चलाएगा, उस पर वो सोशल मीडिया चलाएगा, वहाँ से हम और आप ऐड दिखाएंगे, हम ले आएंगे उसको अपने पास। ये जो पहले के 2 प्रीरेक्विजिट हैं पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, आप पाकिस्तान में 26%, तकरीबन 26% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, तकरीबन, सही है। इंटरनेट पेनिट्रेशन इज 21.6%, कोई कहता है 23.5%, अलग अलग रिपोर्ट में। इसका मतलब अगर आप समझा दें कि 22 करोड़ की आबादी, तो उसमें से सिर्फ 26% लोगों के पास स्मार्टफोन है। 26% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और उन 26 में से भी माशाल्लाह सिर्फ 21 या 23% लोग हैं अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो इंटरनेट ही नहीं है तो उसको कैसे ई कॉमर्स पे लाएंगे? आपको पता है यूएई की इंटरनेट पेनिट्रेशन क्या है? 100%। 100%, दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसकी इंटरनेट पेनिट्रेशन इज 100%। ई कॉमर्स का वहाँ पे साइज़ क्या है? $40 बिलियन से ऊपर है। यूएई का साइज़ क्या है टोटल? 90 लाख लोग, और $40 बिलियन। 90 लाख लोग कराची के एक कोने में रहते हैं। कराची 3.5-4 करोड़ लोगों का है, सही है। तो अगर 90 लाख लोग वहाँ पे $40 बिलियन से ऊपर का ई कॉमर्स कर रहे हैं, लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 40-41 बिलियन डॉलर थी, अब और ऊपर चली गई होगी। तो अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान को कितना करना चाहिए भाई? मल्टीप्लाई कर लें, कितने 100 बिलियन होना चाहिए। सही बात। और पाकिस्तान कितना कर रहा है? कोई कह रहा है 4 बिलियन, कोई कह रहा है 5, कोई कहता है 6। मेरा भी नंबर 4-5 के बीच का ही है। मेरा नंबर 7 है। हाँ, लोग कह रहे हैं 7 भी कहते हैं, सही है। मैं तो 4-5 पे अटका हुआ हूँ कि इससे ऊपर की आपकी नहीं है। आपका डॉलर ऊपर चले जाता है, आप जैसे सेल ऊपर जाती है, आप डॉलर का रेट ऊपर जाता है, आपके बिलियन नीचे गिर जाते हैं, सही है। तो होता ये कि आप, तो ये 2 प्रीरेक्विजिट आपको पूरे करने पड़ेंगे। अब कैसे होंगे प्रीरेक्विजिट पूरे? दुनिया जहाँ में क्या होता है, अब आप दुबई चले जाएं, इत्तलात आपको फ़ोन दे रहा है, इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। आप जाएंगे यूएस साइड, वोडाफोन दे रहा है, स्प्रिंट दे रहा है, टी मोबाइल दे रहा है, AT&T दे रहा है, सब दे रहे हैं ना। और दुनिया में होता यही है कि आपको कनेक्शन के साथ फ़ोन मिलता है और इसके बाद आप इंस्टॉलमेंट उसकी भरते रहते हैं। ये चीज़ आपके टेलकोस को करनी पड़ेगी। आपके टेलकोस कहते हैं हम ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न क्या है? वो कहते हैं क्रेडिट स्कोरिंग ही नहीं है बंदे की। जब क्रेडिट स्कोरिंग नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा डिफ़ॉल्टर है क्या उन्हें? सही है, एक उसकी है ECIB लिस्ट या कुछ कहलाती है, तो वहाँ से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। आपको पता है उस लिस्ट में ये भी होता है कि यार अगले ने ईजी पैसा में लोन लिया था या कुछ था, या मोबाइल लोन लिया था, उसके पैसे नहीं दिए, सही है। अब वो वहाँ से चेक हो रहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसकी भी, सही है, कौन सा बंदा डिफॉल्टर है कौन सा नहीं है। लेकिन वो इतनी सॉलिड कोई लिस्ट नहीं है कि वो दे। अब फिर क्या हुआ? अब मैंने क्या किया, मैं पहले तो एक टाइम तक हम भी इंतज़ार करते रहे ना कि यार चलो चल जाएगा, कोई आ जाएगा अल्लाह का वली जो आएगा बोलेगा टेलको कि यार मैं करता हूँ ये काम। मैं रिसेंटली एक गूगल की डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, गूगल की, उससे हमने पार्टनर किया, एक्सक्लूसिव पाकिस्तान के लिए लेके आ गए। वो टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो स्मार्टफोन डिवाइस लॉकर है एंड्रॉयड के लिए, गूगल की टेक्नोलॉजी है। तो उससे ये होता है कि अब हम गए टेलकोस के पास, अब हम गए सारे बैंक्स के पास, हमने बोला यार बांटो स्मार्टफोन, जिसको देना है दो, तुम्हारे पास कंट्रोल है उस डिवाइस का। अच्छा, मतलब अब मैंने अगर एक फ़ोन बेचा कि मैंने बोला यार ये अली को मैंने फ़ोन बेचा है, ये फ़ोन 50,000 का है फॉर एग्जांपल, आप इंस्टॉलमेंट पे आपने इंस्टॉलमेंट भरनी है। अब वो फ़ोन क्या है, आप की जितनी एप्लीकेशन है उस मोबाइल की, जितनी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका कंट्रोल उस बैंक के पास है या फाइनेंशियर के पास है जिसने आपको फ़ोन दिया है। डेटा का एक्सेस नहीं है। वो क्या करता है, उसने डाल दिया वहाँ पे, ट्रिगर लगा दिए, खुद ही सेट कर दिए वहाँ ऑटोमेटिक, गूगल की टेक्नोलॉजी में ट्रिगर आपने बना के डाल दिए हैं कि 30 तारीख को इसको एक रिमाइंडर पुश नोटिफिकेशन आ जाए क्या यार कल सुबह पैसे देना, कल 1 तारीख को पैसे देना तुम्हें। 1 तारीख को इसको एक पॉपअप नोटिफिकेशन भेजना या वीडियो नोटिफिकेशन भेजना उसकी अपनी ज़बान में, कि अली को पश्तो अच्छी लगती है, उसमें पश्तो में लिख के देना उसको, सही है। वो आपने लिख के दे दिया उसको। उसने बोला आपने 2 तारीख को भी नहीं दे रहा, कैमरा बंद कर दो। 3 को नहीं दे रहा, इसका व्हाट्सएप बंद कर दो। 4 नहीं दे रहा, इसका डायल पैड बंद कर दो। 5वीं नहीं दे रहा ना, पूरा फ़ोन बंद कर दो। और कोई माई का लाल नहीं खोल सकता वो फ़ोन, क्योंकि वो गूगल की ही टेक्नोलॉजी है और एंड्रॉयड गूगल का है। तो हम ये लेके आए कि हमने बोला यार आपके लिए हम फाइनेंसिंग आसान कर देते हैं, डिवाइस लॉकिंग आसान कर देते हैं। इस पर बहुत सारे लोग पहले दिमाग चला रहे थे, वो PTA के आसपास घूम रहे थे कि PTA के पास जाते थे, हम आपको बताएंगे आप IMEI ब्लॉक कर देना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं जो गए, सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई की, फिनटेक के बड़े बड़े लोग हैं, वो सब कहाँ हैं, गलत दरवाजे पे सर मार रहे थे कि हम PTA को बोलेंगे, PTA के पास टाइम नहीं है। PTA ने सबको एंड में भगा दिया, इतने साल जाया करके। हम टेक्नोलॉजी लेके आ गए, अब डिवाइस ही लॉक हो गई, पूरी दुनिया जाएगा, कहीं नहीं खुल सकती। यहाँ तो PTA क्या करेगा, उसकी सिम लॉक कर देगा, है ना, वो IMEI लॉक कर देगा, इस पर सिम नहीं चलेगी। फ़ोन तो चल रहा है ना, व्हाट्सएप तो चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, बिक भी रहा है,
सही है, और वो दुनिया कहीं में जाके बेचेगा, दुबई में जाके उसने बेच दिया तो वहाँ पीटीए लॉक थोड़ी है, वो तो चल रहा है। तो वो नुकसान ही था वहाँ पे। हमने जब ये चीज़ की, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमने कुछ बड़े प्लेयर्स को साइन किया, सही, कुछ बड़े इस तरह के फाइनेंसियर्स हैं, बैंक्स हैं जिनको हमने साइन किया, हमने बोला सर चलाओ आप। कुछ ऐसे बंदा, एक बंदा था जिसने बोला कि कंपनी ने, यार हम पेरोल कंपनी है, वो 1.5 लाख लोगों का पेरोल चलाते हैं अलग अलग कंपनियों के। हम लोग जिनके तुम पेरोल चलाते हो उनको मोबाइल फ़ोन ऑफर करो इंस्टॉलमेंट पे, मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे अच्छी चीज़ जो बिकती है ना, और जिसको आंखों में कस्टमर की चमक आ जाती है, वो मोबाइल फ़ोन है। ऐसे ही ये सबको अपनी औकात से ऊपर का स्मार्टफोन चाहिए, सही है, और इंस्टॉलमेंट पे जाएगा। तो वो हमने बोला इंस्टॉलमेंट पे जाओ, तो हमने स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पे काम स्टार्ट किया। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता रघु भाई, अगर हम 26% स्मार्टफोन, 26% हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और 21% अगर हमारी इंटरनेट वो है, तो इंटरनेट का इशू तो हमारे ये गांव और देहात वाली साइड पे नहीं है। उसको इस चीज़ पे एजुकेट करना कि अच्छा शहर में कोई स्मार्टफोन भी मिल रहा है और इंटरनेट, क्योंकि अगर इंटरनेट की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंटरनेट तो जिस जगहों की, जिन इलाकों को मैं जानता हूँ, ये जो साइड एरियाज है, वहाँ पे तो मेरा ख्याल पीटीसीएल भी नहीं पहुँचा होगा। अगर पीटीसीएल पहुँचा तो वो इंटरनेट तो लग जाता, क्योंकि स्मार्टफोन 26% है, इंटरनेट 21% है। यहाँ मैं पे आपको इस पे रीजनिंग देता हूँ। देखिए, जो सबसे अच्छा डेटा होता है ना, वो होता है टेलकोस के पास, सही है। टेलीनॉर को पता है कि इस गांव देहात में मेरी कितनी सिमें, वो सिमें किन फ़ोन्स पे चल रही हैं। अगर उसको वहाँ दिखता है ना कि यार वो सारे फीचर फ़ोन ही है, इंटरनेट क्या यूज़ करेंगे, तो मैं पागल हूँ टावर जाके लगाऊँ वहाँ पे। जहाँ उसको दिखता है ना स्मार्टफोन पहुँच गए, वो सबसे पहला काम क्या करेगा। और अब तो ये लोग काम कर, पहले एक तो टाइम होता था कि सब अलग अलग अपने अपने टावर लगाते थे, अब तो शेड टावर थे तकरीबन कंपनीज़ के, कि यार तुम मेरा टावर भी तुम यूज़ करो, तुम्हारा टावर भी मैं यूज़ करूँगा, ताकि हमारी कवरेज सबकी अच्छी हो जाए। तो आपको क्या लगता है, जब ये स्मार्टफोन देखेंगे ऑटोमेटिक उनको दिख रहा होता है, उनका डेटा कह रहा होता है कि हमारे इस इलाके में इतने स्मार्टफोन हैं, हम पागल हैं, हम उनको नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे दूसरा दे देगा। तो वो फर्स्ट मूवर पे वो सब आएंगे, बोलेंगे यार स्मार्टफोन तो आ गया है, अब मेरा काम है इंटरनेट पहुंचाना। आपको पता है जितने भी टेलकोज हैं, इनको आजकल सबका फोकस है, आप किसी भी टेलको का ऐड उठा के देख लें, वो कभी ये बोलता है इतनी लंबी कॉलिंग है, वो क्या बोलता है इतना डेटा है इसमें, इतना व्हाट्सएप, इतना सोशल मीडिया है। उनको बेचना ही डेटा है, अब उनको बेचना ही इंटरनेट है, क्योंकि उनको पता है फ़ोन अब कोई नहीं करता, लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं। सही, तो लोग क्या कर रहे हैं, बोले आपने भी मुझे अभी कॉल करी थी, कितनी दफ़ा कॉल किया आपने, सारी व्हाट्सएप पे की ना मुझे। तो वो टेलको को ये चीज़ दिख रही है, उनको पता है व्हाट्सएप इतना यूज़ करता है। सही, तो वो क्या कहेंगे, बोलेंगे डेटा पे फोकस करो। तो वो ऑटोमेटिक स्मार्टफोन हम लेके जाएंगे, जब कोई नहीं लेके जा रहा हम लेके जाएंगे स्मार्टफोन। टेलकोस खुद ही आएंगे इंटरनेट देने के लिए, और वो जो कॉम्बिनेशन होगा ना, इसके बाद वो देखें पहली चीज़ क्या करेगा, वो टिकटॉक पे जाएगा, छोटे इलाके का अगर वो टिकटॉक पे जाएगा शायद, सही है, फिर हो सकता है फेसबुक पे भी आ जाए, सही है, कोई बड़े इलाकों में है तो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी यूज़ करेंगे वो, सही है। उन सारी जगहों पे एड्स चल रहे हैं, जब एड्स चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम जैसे प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, कहते हैं हमारे से आके खरीद लो ना, ई कॉमर्स का सही होगा। तो यही आप देख रहे हैं। तो इस पे टाइम फ्रेम का मैं बात कर रहा था आपसे कि आप फिर कितना टाइम फ्रेम इसमें देख रहे हैं, कब प्रॉपर वीसीज भी होंगे, फंड इन्वेस्टर्स भी होंगे, और ई कॉमर्स प्रॉपरली ज़रा ग्रो करेगी। जैसे इंडिया की मार्केट फट चुकी है, ऐसा ही इन्वेस्टर 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़ तो यूं हाथ में लेकर ढूंढ रहे कि भाई ब्रांड दे दे, कोई अपने शेयर्स दे दे, पैसे मेरे पास हैं। ऐसा ही है। तो वो स्टेज ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी तो आनी है। मुझे ऐसा लगता है वो स्टेज के लिए भी बहुत टाइम है, सही है। मैं मिनिमम भी उसको 5 साल गिनता हूँ। उसका रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें सीधी नहीं है, सही है। वो जब सीधी होंगी, देखिए हम जैसे प्लेयर आज तक क्यों बैठे हैं, 10 साल से बैठा हूँ मैं, तकरीबन 10 साल हो गए, सही है। अब मैं क्यों बैठा हूँ आज भी, इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि यार ये चीज़ आए तो मेरे वारे नहीं आ रहे हो जाए, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे बना के रखी है ना, तो देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है मार्केट प्लेस। मैं आपको ये बताऊँ कि जितना बड़ा आपका रनवे है ना, उतना आप कामयाब हैं। तो अगर मैं उस ज़माने से आज तक सर्वाइव कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेज़ आए, तो मेरी तो दुआ ये होती है जल्दी आए। लेकिन बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं कर सकते वो चांद की हो। रियलिटी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें बहुत सारी मिसिंग हैं आज भी। तो मिनिमम 5 ईयर्स, मैं मिनिमम 5 ईयर का काउंट देखता हूँ। 5 ईयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी अगर साथ दे चीज़ों में, क्योंकि कुछ चीज़ों में देखिए मैं बड़ा नाखुश रहता हूँ गवर्नमेंट से, सही, क्योंकि मैंने बहुत मीटिंगें की हैं, मैंने बहुत सर खपाया इनके साथ, और मुझे ये चीज़ का रियलिटी का समझ आ गया कि कॉम्पिटेंसी का काफ़ी मसला है, सही है, अंडरस्टैंडिंग का काफ़ी मसला है। वो कहते हैं यार इतने 100 बिलियन के हमारी टोटल सेल है, रिटेल है, तुम लोग क्या हो, वो वाला हिसाब है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, सही। तो जब वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, बराबर में देख रहे हैं इंडिया में वो कि फ्लिपकार्ट कैसा चल रहा है वहाँ पे, वहाँ देख रहे हैं स्नैपडील चला है वहाँ पे, सही है। मैंने एक टाइम पे 6 महीने में तो वो 2 से 3 यूनिकॉर्न उठाकर वो फेंकते हैं। मुझे एक बंदे ने बोला, सही है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन
मैन्युफैक्चरिंग वो तो ब्रांड था, उसका हेड था, CEO था। मुझे कह रहा है यार अहमद ये बता ई कॉमर्स में अब क्या रखा है यार, छोड़ना यार, क्या है ई कॉमर्स में कुछ होता है क्या? मतलब तुम सबसे बड़ा ब्रांड है मोबाइल फ़ोन का, मानते हो? कह रहा मानता हूँ। मतलब तुम्हें आमिर खान बर्दाश्त कर सकते हो ई का अपने ऐड में, सारे एड्स में आमिर खान साल के लिए? कह रहा नहीं। मतलब तुम बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज लेते हो, आमिर खान कर सकते हो? कह रहा नहीं। मतलब इंडिया में लिया हुआ ऑनलाइन स्टोर है स्नैपडील ने, मतलब वहाँ पे ब्रांडिंग पे काम हो रहा है पागलों की तरह। एक ई कॉमर्स स्टोर इतनी ब्रांडिंग करना, जो कि मार्केट प्लेस है, उसका प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही है। मेरा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरे केस में मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो दुनिया के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। सही, तो ब्रांड बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई कब हो जाता है? देखिए अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो तो कर ही रहे हैं ना। मेरा रेवेन्यू जो 2014 में था, 2023 में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कब आएगा? जब मुझे गवर्नमेंट इस चीज़ में सपोर्ट करेगी, जब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं वो सीधी हो जाएंगी। मेरी स्मार्टफोन बढ़ जाएगा, इंटरनेट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक वो यूज़र बढ़ जाएगा इंटरनेट पे। जब इंटरनेट पे यूज़र बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक होगा क्या, वो मेरे पास भी तो आएगा ना। मैं अपना शेयर, क्योंकि मेरा पाई साइज तो एक है, अब वो पाई साइज इतना ही रहे लेकिन मेरा केक बड़ा हो जाए। तो मेरा पाई साइज अगर 12-15% भी मैंने लिया हुआ एक मार्केट का, और वही चीज़ मेरी जो केक है वो 2 पाउंड से जो अचानक 10 पाउंड का हो जाए, तो वो मुझे बेनिफिट देगा। तो वो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता 5 साल से पहले कुछ भी उसकी बेनिफिट होगा। तो अगले 5 साल टेली मार्ट को कैसे देख रहे हैं आप? किस स्टेज पे देख रहे हैं? क्या प्लान्स कर रहे हैं और कैसे इस मार्केट में सर्वाइव करके और इसको बड़ा करने की? यार मेरा प्लान बहुत क्लियर है। मैं जो है ना, एक तो जाहिर सी बात है, मैं देखिए मैं मार्केट प्लेस मशहूर हुआ, वो मेरी मशहूरी की वजह है, लेकिन मेरा अभी कोर फोकस रिटेल है। अच्छा, सही है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो 29 आउटलेट किए हैं, मेरा इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने साथ दिया तो हम इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर इसको 100 से ऊपर लेके जाना है मैं इंशाल्लाह। सही है। मैं 100 से ऊपर आउटलेट करता हूँ ना, तो होता क्या है, इसका रीज़न क्या है? देखिए रिटेल इज़ देयर टू सर्वाइव, रिटेल इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, रिटेल में आप पैसे लूज़ नहीं करते, प्लस वो हमें रिटेल हेल्प करता है सप्लाई चेन में पीछे जाने के लिए। अब मेरे 100 आउटलेट्स हो जाते हैं अल्लाह ने चाहा, मैं कहता हूँ इन्फिनिक्स के पास बैठ रहा हूँ या मैं रियलमी के पास बैठता हूँ, टेक्नो के पास बैठता हूँ, मैं कहता हूँ तुम सबका एक एक फ़ोन बेचूंगा मैं दिन का, एक एक फ़ोन एक एक आउटलेट पे। तो 100 ब्रांड, मतलब हर ब्रांड का 100 यूनिट बेच रहा हूँ मैं दिन का, और मेरा ई कॉमर्स अलग बेचेगा। चलो 100 ई कॉमर्स ने बेच दिए, सही है, 50 ई कॉमर्स ने बेच दिए, तो 150 यूनिट अगर मैं दिन का बेच रहा हूँ, तो महीने के एंड पे आप जब मेरा वॉल्यूम देखें, आप बोलेंगे यार 4,500 यूनिट हो गैस का एक ब्रांड का। जो कि मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, एक आउटलेट 1 यूनिट तो बेच देगा ना यार। सही है, ये कैलकुलेशन करता हूँ मैं हमेशा। 1% वाला आदमी हूँ, एक कैलकुलेशन 1% तो होगा ना, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान करके चलता हूँ मैं। तो हमारा एक रिटेल बहुत ज़्यादा फोकस है, प्लस हमने अब क्या किया, देखिए ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। मेरे पास अक्सर लोग आके, आपके पास भी आते होंगे, कि यार मार्केटिंग बंद करते हैं, हम जीरो हो जाते हैं उस दिन। उसका रीज़न पता है क्या है? मैं कहता हूँ कि जब आपके पास जो एड स्पेंड है ना, फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 आपको महीने के खर्च करने हैं, आप 80,000 परफॉर्मेंस मार्केटिंग खर्च करें, 20,000 ब्रांडिंग पे खर्च करें, अवेयरनेस पे खर्च करें कि मैं ब्रांड हूँ। अब उसमें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग छोटे मोटे ले लें, कभी कुछ कर लें, आप ब्रांडिंग पे काम करें पैरेलल। ये नहीं कह रहा पूरे पैसे उड़ा के ब्रांडिंग पे लगा दो, सही है, ब्रांड का नाम नजर आना चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो कॉम्पिटिटिव है ना यार। आज आप बंद करते हो ऐड, दूसरा आ जाएगा, वो आपका ऑर्डर खा जाएगा, उसमें रिटर्न भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। तो हमेशा क्या, ब्रांडिंग पे स्पेंड करें, राइटली स्पेंड करें, आप ऑटोमेटिक बड़े होना शुरू हो जाएंगे। रिटेल मेरा कोर फोकस है। दूसरी चीज़, जैसे मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से लोग हमें कहते भी हैं यार आप जो है इस प्लेयर की तरह इतनी मार्केटिंग क्यों नहीं करते, तो मैं कहता हूँ उस प्लेयर को मार्केटिंग करनी पड़ती ऑर्डर लाने के लिए, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आ जाता है। सही है। मैं अगर अब आज के केस में मैं अगर एड्स बंद कर देता हूँ अपनी, मेरा 6 से 6.5 लाख लोग महीना आते हैं ऑर्गेनिक। सही है, मुझे मार्केटिंग के बगैर इतना लोग आता है। सही है, तो ये ऐसे ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक। मैं कुछ ना करूँ तो ये है। मेरा 3.5-4 लाख 4 लाख तकरीबन ऐप डाउनलोड है। वो महीने में इतने सेशंस मेरे पास बनाते हैं, इतनी इंगेजमेंट उस पर भी है। मैं एक पुश नोटिफिकेशन मारता हूँ तो मुझे उसका डिफरेंस दिखता है। तो आपका कस्टमर भी मुझे जो लगता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास ज़्यादा है, उनका जो कार्ड की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी बकाया जो चल रहा है। एवरेज कार्ड वैल्यू हमारी कभी पिछले 6 महीने की बात करूँ तो 13,000 कुछ है, वरना साल की बात करूँ तो 18,000 कुछ है। सही, तो एवरेज पे बड़ा आइटम बिक रहा है मेरे पास, तभी मेरी टॉप लाइन बहुत अच्छी होती है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर मुझे 100 बचा मिलता है नहीं कॉमर्स का, तो 70 बचे का ये क्वेश्चन होता है। और आपका तो एक्सपीरियंस और इतना बड़ा ब्रांड जब आप चला रहे हैं, तो आपका रिटर्न का सबसे ज़्यादा मसला तो फिर आपको होना चाहिए। एक स्टोर जिसके दिन के 50 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर हैं, 30 ऑर्डर हैं,
उसके वो ये रोते रहते कि 30% 40% रिटर्न आ रहा है, 30% 40% रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कैसे कम करें, रिटर्न कैसे कम करें। वो कोई और 90% बच्चे अपनी गलती या अपने प्रोडक्ट की गलती के बजाय या यूज़र की गलती के बजाय वो डालते हैं जी कुरियर कंपनी का मसला। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछना है कि आप तो हर कुरियर कंपनी के साथ भी काम करते होंगे रोज़ाना, कि आपके इतने ऑर्डर जाते होंगे कि हर बंदे को कॉल करना भी शायद आपके लिए पॉसिबल नामुमकिन हो। तो आपका रिटर्न रेट क्या है एक चीज़, और आप कैसे इसको डील करते हो और ये मसला कैसे हल होना है? यार जैसे आपने बोला ना, आपको लोग पूछते हैं, मुझे भी कल इत्तेफाक से एक बंदे ने पूछा भी कि यार ये मैं रिटर्न पे परेशान हूँ। हर बंदा परेशान है। मेरा रिटर्न रेशो अगर आप देखें 9% के आसपास है। कैंपेन्स में वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है 11, 12, 13% पे, क्योंकि कैंपेन में वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। सही है। फिर वो भी हम भी आओ देख रहे ना ताओ देख रहे, हम भी भेज रहे होते हैं। सही है। उसको कम करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। सही है, जो मैंने लर्न किए इतने टाइम में। एक चीज़ होती है आपकी कि आप गेस्ट चेकआउट बंद कर दें वेबसाइट पे। अच्छा, गेस्ट चेकआउट बंद कर। गेस्ट चेकआउट का मतलब ये कि वन पेज चेकआउट है, डायरेक्ट गया, उसने कोई साइन अप नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना साइन इन किया, और डायरेक्ट एक चेकआउट फॉर्म पे, जैसे शॉपिफाई में नॉर्मली होता है, एक वन पेज चेकआउट है, डाला और आगे बढ़ गया। अगर आप उस पर साइन अप डाल देते ना कि अपना ईमेल एड्रेस डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP ले लें मोबाइल पे, ईमेल पे। सही है। अब वो पहले स्टेप पे वेरीफाई हो जाता है कस्टमर कि जेन्युइन कस्टमर है, मस्ती मजाक करने नहीं आ रहा। सही है। तो पहली चीज़ आपका रिटर्न, इसमें आपको बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं गेस्ट चेकआउट वाली वेबसाइट था मैं भी। सही है। 3-4 साल पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला यार बंद करते हैं। सही है, क्योंकि हमें भी इस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे। हमने बोला इसको बंद करते हैं, हमने बंद कर दिया। हमारा मेजर डिक्लाइन दिखा हमें रिटर्न्स में, मेजर डिक्लाइन। पहली चीज़, क्योंकि अब जेन्युइन कस्टमर आ रहा है जिसको इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना यार, साइन अप करना, सही साइन अप करना पड़ा है। फिर वो कह रहा है मोबाइल नंबर भी, OTP, मोबाइल नंबर अब आपके अंगूठे से नादरा से वो हुए हुए हैं कि आपको पता है यार एक बंदे के उसी के नाम पे दिख भी जाएगा और पब्लिकली दिख भी जाता है वो। तो इंसान कहता है यार अब मुझे कोई ना फ्रॉड चीज़ नहीं करनी है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं कहता हूँ आपकी सपोर्ट टीम इतनी सेंसिबल होनी चाहिए कि जब ऑर्डर गिरता है ना तो आप उसके सिर्फ एड्रेस देखें और कुछ ना देखें, उसका एड्रेस देखें, उसने एड्रेस क्या लिखा है। अगर वो इनकम्प्लीट एड्रेस आपको लग रहा है ना, कि उसने लगा फॉर एग्जांपल मोहल्ला नंबर 11 लॉर, ये नहीं है एड्रेस सही। सही है, इसका मतलब ये रिटर्न आने वाला है। उसका रीज़न क्या रिटर्न आने का, मैं आपको बताता हूँ। कोरियर से मेहनत नहीं होती। कोरियर तो मेहनत से पाक है। उसको आप बोले ना मेहनत कर लो, वो बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ। वो यूं होता है। मैं काम कर रहा हूँ ना डेली के साथ, मुझे पता है। आप इनको कोई काम दो उनसे नहीं होता। कौन सा कोरियर कंपनी जो आपको कॉल करके आता है? नहीं आता। कोई भी कॉल करके नहीं आता। घर के बाहर आके आते, वो डायरेक्ट घर के बाहर आके करते हैं। अब आप अगर नहीं है अवेलेबल, खत्म हो गया, चला गया वापस। सही है। मैं इसलिए जब भी मंगाता हूँ ना कोई भी ऑनलाइन स्टोर से, तो मैं हमेशा ऑफिस में मंगाता हूँ कि मैं नहीं भी हूँ ना, रिसेप्शन पे कोई तो होगा, अल्लाह का बंदा, वो रिसीव कर लेगा। सही है। तो अब क्या है, दूसरी पहली चीज़ मैंने आपको बोला कि वो गेस्ट चेकआउट वाला काम कर लेंगे, साइन अप करवा लें वहाँ गेस्ट चेकआउट हटा के। दूसरी चीज़ आप उसका एड्रेस वेरीफाई करें। तीसरी चीज़ आप कोरियर से बात करें। कोरियर से आपको क्या बात करनी है। सही है। अब मेरे केस में क्या होता है, मैंने एक डेडिकेटेड बंदा बिठाया हुआ है कि लाइशा का भी सेम है। जैसे ही रिटर्न हमें डेली बेसिस पे ईमेल करता है कि ये रिटर्न इंटीमेशन है, ये रिटर्न, ये कस्टमर ने मना कर दिया, रिजेक्ट हो गए। वो बंदे का काम है कस्टमर को कॉल करना। हमने कोरियर को क्या बोला था, होल्ड करो वहीं पे, वापस नहीं लाना मेरे पास। सही है। अब वो वापस क्यों ना लाना, कोरियर क्यों इतना अच्छा आपका सगा बनेगा, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि अब आपके रिटर्न चार्जेस लगेंगे आपको, इसके बाद वापस कोरियर जाएगा, कस्टमर जेन्युइन है, आपको भेजना पड़ेगा। तो आपके 400-500 रुपये की गेम है ये। 300 तो कहीं नहीं गए, छोटे से छोटा कोरियर भी। आप उसको बोले यार 50 रुपये रख ले पर पार्सल, रोक, वहीं पे रोको, वापस नहीं लाना। आपने यहाँ पे, हम तो खैर नहीं देते कोरियर को पैसे, मैं कहता हूँ नॉर्मल एक छोटा ऑनलाइन स्टोर वो तो दे सकता है ना, चलो ठीक है, हम तो उसको थोड़ा सा ऊपर से आते हैं ना। तो हम क्या कहते हैं, हमने लड़के को बिठाया, मतलब कॉल करो, उसे कॉल किया। तकरीबन आपको पता है रीज़न क्या होता है रिजेक्शन का? कस्टमर कहता है मुझे कोई कॉल ही नहीं आई। मैक्सिमम यही होता है, क्योंकि कोरियर वाकई कॉल नहीं करता। बाहर गया, देखा, नहीं मिला, वापस आ गया, बेल की कोई निकला नहीं, टाइम लगा वापस। अब आपने क्या, ये 3 हिस्सों में अगर आप इसको तोड़ लेना, आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा पता है रिटर्न का चैलेंज कहाँ आता है, जो वाइट लेवल प्रोडक्ट्स वाले। सही है, उन्होंने वो चाइना का कोई प्रोडक्ट उठा लिए हैं, चीज़ें उठा लिए हैं, बेच रहे हैं। अब उसमें होता क्या है, लो कार्ट वैल्यू होती है, आप ऐड खुली चला रहे होते हैं। सही है। टारगेटिंग मैं भी कहता हूँ नहीं करनी चाहिए, खुली ऐड चलानी चाहिए। खुली ऐड चला रहे हैं आप, कस्टमर हर तरह का आ रहा है। अब आपके इतना बड़ा लॉस है ना एक रिटर्न पे, क्योंकि रिटर्न पे सिर्फ ये नहीं है कि
आपका कोरियर गया और वापस आ गया, कोरियर चार्जेस लग गए, आपकी एड स्पेंड भी तो गया, ऐसे ही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट गई आपकी। जी, फिर जो आप ROAS कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके सारे ऊपर नीचे हो गए। सही बात। सही है। और तकरीबन लोग, आपको पता है, मैं पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कमाल है लोगों का कि कभी भी रिटर्न चार्जेस जो आते हैं उसको कभी भी वो एड स्पेंड पर डालते ही नहीं है। और वो अपने प्रोडक्ट की जो आपका टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैंने रिटर्न, अगर मेरी कंपनी लाइशा का 7% है, अगर वो मैं 15% के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में पहले डाल देता हूँ कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट लगा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे टोटल कितने का पड़ेगा, तो उसमें रिटर्न आप पहले ऐड करोगे तो अब उसकी एक ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। ऐसे ही मैं एक बंदे से मेरी बात हुई, कह रहा है अहमद भाई मैं बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बिक रहे हैं बहुत, मैं कंसल्टेशन सेशन भी कुछ करता हूँ ना बीच में, बहुत रेयर होता है लेकिन करता हूँ। मुझे वो कह रहा है अहमद भाई माल बिक रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा चलो तोड़ दो, तोड़ते हुए बताओ सारी चीज़ें अब मुझे। मैंने बोला बैग, वो बैग बना रहा था, मतलब बैग कितने का पड़ता है, कह रहा है 2000 रुपये का, 1800 रुपये का। मतलब अच्छा कितने का बेचते हो, कह रहे 2600 रुपये का। मतलब 800 रुपये तो मार्जिन है तुम्हारा। अब ये बताओ पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, कह रहा है 220 रुपये। मतलब वो डाली थी, कह रहा नहीं। मतलब बहुत अच्छी बात। अगला हो, मतलब कोरियर कॉस्ट क्या आती है, वो कह रहा है कोरियर में फ्री देता हूँ। सही है, सबको फ्री शिपिंग करता हूँ। और मैं पहली चीज़ ये कहता हूँ कोरियर आपको फ्री नहीं देना चाहिए। कस्टमर के माइंड में है कि मैं कुछ भी ऑनलाइन मंगाऊंगा 200 रुपये कोरियर लगता है। और उसके दिमाग में जब वो देना चाहता है तो क्यों लेने, और उनको ये भी पता है कि ये अपनी जेब में नहीं डाल रहा, ये जो कोरियर को देगा। ऐसा ही है, सही है। दुनिया जहाँ में आप जाते हैं कोरियर कॉस्ट होती है ना, सही है। तो मैंने बोला कोरियर कॉस्ट कितनी है, तो उसने बोला भाई 200 के आसपास, 250 रुपये तकरीबन। मतलब ये डाल दे भाई, ये हो गए, मतलब 450 रुपये के आसपास हो गए। कह रहा जी हो गए 450 रुपये। मतलब 18 से कर, 1800 पे ऐड कर ले। कह रहे सर 2250 हो गए। मतलब अब ये बताओ ऐड पे कितना खर्चा करते हो। फिर मतलब ये बताओ फ्लायर अपना बनाया हुआ है, कह रहा जी सर अपना बनाया हुआ है। मतलब बहुत अच्छी बात है, कितने का फ्लायर पड़ता है। तो वो कह रहे हैं हाँ ये, मतलब उसमें बबल रैप करता है, कह रहा हाँ मतलब पर पीस कॉस्ट क्या आती है, मतलब ये भी डालो उस पर। मतलब अब एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, मतलब भाई 500 रुपये का आता है, मतलब डाल दे ये भी। गिन गिना के 2800 रुपये हो गए। मतलब अच्छा अब रिटर्न कितना आता है, कह रहे इतना परसेंट। मतलब इतना परसेंट जो रिटर्न है, इसका मतलब पर यूनिट तुम्हारा इतना बेचते हो, पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारी ये आई, वो उसमें ऐड करो, तुम्हें बैग पड़ता है 3000 का और तुम बावले तुम 2600 का बेचते हो। यहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पैसे। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन। यूनिट इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट लेवल बिजनेस में। आपने यूनिट इकोनॉमिक्स में काम ही नहीं किया किसी ने। और हमारे यहाँ लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, फेसबुक पेज खोलते हैं, ऐड चलाओ ऐड चलाओ ऐड चलाओ ऐड। वो ऐड पे इतना फोकस होते हैं, वो प्रोडक्ट भूल जाते हैं, वो वेबसाइट भूल जाते हैं, वो UI UX भूल जाते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस सब भूल जाते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं बस हम ऐड चलाएंगे, ऑर्डर आएगा, भेज देंगे। अच्छा, रिटर्न रेशो में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और जो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि वो इस वजह से भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में जो बच्चे प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये C कैटेगरी का प्रोडक्ट जो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मेरा और आपका मसला इसलिए भी ज़्यादा नहीं, और हमारा मेजर कंसर्न रिटर्न इसलिए नहीं होता कि मेरा और आपका कस्टमर है मिडिल क्लास, जिसके पास पैसे भी हैं, जिसके पास टाइम नहीं है, पैसे हैं उसका, उसने चीज़ मंगवाई, घर पे कोई भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा कि वो घर पे अगर उसकी अम्मी है तो उनके पास उस वक्त कोई रुपया नहीं है और उसकी वजह उसके लिए नहीं लेंगे। हमारे कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो ऑफिस में होते हैं, कहीं होते हैं पीछे से उनके घर वाले प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि घर पे उस वक्त पैसे होते हैं। इनका मसला ये है कि ये प्रोडक्ट फोकस होते हैं बहुत ज़्यादा। ये C कैटेगरी का थर्ड क्लास जब प्रोडक्ट उठाते हैं, अब वो बिकना कहाँ पे, मिडिल क्लास तो कभी नहीं लेगी, वो जाता है आपके साइड एरियाज़ में। अब साइड एरियाज़ वालों का एक मसला है जो मैंने नोटिस किया है कि मेरे पास, अगर मैं लोअर क्लास से हूँ, मेरे पास इस वक्त जेब में 2500 रुपये पड़े हुए, मैंने प्रोडक्ट देखा, मुझे प्रोडक्ट पसंद आ गया, मैंने ऑर्डर कर दिया। 3-4 दिनों तक जब वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुँचेगा ना, तो वो 2-2,500 रुपये जितने भी मेरे पास थे, मैं वो डिफरेंट कामों पे दोस्तों के साथ आगे पीछे लगा दूँगा। अब जेब में मेरे पास पड़ा है 500 रुपये, प्रोडक्ट अब बाहर खड़ा है 1100 रुपये का। मैं कहता हूँ भाई ले जाओ, नहीं चाहिए। एक इनका ये मसला है। दूसरा लोअर क्लास का जो मसला है वो ये है कि आपका प्रोडक्ट होता है सेम, कोई भी प्रोडक्ट है, ये सन ग्लासेस ही हैं। मैंने देखी, मुझे सन ग्लासेस पसंद आई, 1500 रुपये की, 1400 रुपये की, 1300 रुपये की, मैंने 1300 रुपये की बाय कर ली। सेम प्रोडक्ट चल रहा होता है वाइट लेबल में हर बंदा, क्योंकि ये विनिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं। अब तो फेसबुक आपको पता क्या करता है, फेसबुक आपको उस तरह का प्रोडक्ट और उस तरह के स्टोर्स के दबा के ऐड दिखाना स्टार्ट, लाइन लगा देते हैं। अब 1300 का मैंने प्रोडक्ट लिया, आज मुझे 5-10 मिनट बाद कंफर्मेशन कॉल आई, जी ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, भेज दूँ? मैं कहता हूँ जी भेज दो। अगला ऐड आया मुझे 1100 रुपये का, उससे अगला ऐड आया मुझे 900 रुपये का। होमोजेनियस प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट आपकी अपनी तो है नहीं, और वही प्रोडक्ट हर जगह बिक रही है। फिर दराज जैसे प्लेयर पे भी, ओपन मार्केट प्लेस पे जो सेलर से आप ले रहे होते हैं ना, कमाल के, और जैसे कराची है,
कराची में कुछ मार्केट्स हैं, मैं कहता हूँ जिसको वाइट लेवल काम करना है ना, तो 4-5 मार्केट्स हैं, उसको वहाँ जाना चाहिए। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते ना, जैसे अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं यार प्रोडक्ट हंटिंग की हम सर्विस देते हैं। मैं कहता हूँ जिस ब्रांड ओनर को प्रोडक्ट हंटर की जरूरत पड़े ना, उसको काम ही नहीं करना चाहिए। सही बात, सही है। अगर तुम्हारे में इतनी तप्पड़ नहीं है कि तुम निकलो रोड पर जाके अपने लिए काम करो, तो तुम्हें काम ही नहीं करना चाहिए भाई, तुम्हारा काम ही नहीं है ये। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं तो अब जिस तरह ट्रैवल करता हूँ, जिस तरह जाता था स्टार्ट में रोडों पे, आप सोच भी नहीं सकते यार। मैं जॉगर पहनता था, लिटरली मैं 12-12, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे चलते रहते थे हम। उल्टा मेरे साथ के लड़के पागल हो जाते थे कि यार अल्लाह के बंदे को वापस भेजो यार। सही है। अब होता क्या है, 4-5 बड़ी मार्केट्स हैं, गोल्डन मार्केट। सही है। अब एक आपका वहाँ पे गुल प्लाजा है, उसके पीछे सेंट्रल मॉल है, एक शाहजहाँ मार्केट है, एक कोहिनूर मार्केट है, एक आपको ओल्ड सिटी बोल्टन मार्केट है। वहाँ पे आपको दुनिया के जितने प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हैं ना वाइट लेवल के, जो आपको कहीं भी दिख रहे हैं, सब वहीं से आते हैं। अब कमाल ये हो गया कि कोरोना के बाद से जो है ना, जो जितना सेलर है वो अपलिफ्ट हो गया। उन्होंने बोला यार हम खुद भी दराज पे बेचते हैं, ओपन मार्केट प्लेस है ना, वहाँ तो टेंशन ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही ऐसी कोई, दराज मॉल थोड़ी है, हम डायरेक्ट बेचते हैं। वो जिस रेट पे अब आपको 300 रुपये का दे रहा है, वो 300 रुपये का वहाँ भी बेच रहा है। यही मसला है। आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? और फिर रेटों में इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। फिर होता यही, जैसे आपने बोला ना कि फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह चलता है कि आपने जूते की एक ऐड देखी है, वो आपको जूते की सारी ऐडें दिखाएगा। ऐसे ही आपको पसंद आ जाएगा यार, इसका ले लेता हूँ, उसका ले लेता हूँ। अब आप कैंसिलेशन की झंझट में नहीं जाते, लेते ही नहीं है। तकरीबन वेबसाइटों पर कैंसिलेशन नहीं, मेरी वेबसाइट पर कैंसिल नहीं कर सकता। और मैंने कंफर्मेशन भी दे दिया कुरियर और कंपनी को कॉल करके कभी नहीं कहूंगा वो सॉरी जी वापस कर लें, कैंसिल कर दें। तमीज़ का कस्टमर मेरे पास आता है, अल्लाह का शुक्र है, तमीज़ का कस्टमर वो ईमेल कर देता है, ईमेल कर देता है कि भाई कैंसिल कर देना मेरा ऑर्डर। कितनी दफ़ा क्या होता है, वो शिप हो चुका होता है। हाँ जी, सही। तो वो कैंसिलेशन पार्ट ऑफ बिजनेस है, उसको कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा ये हो कि यार मैं जितनी कैंसिलेशन कम कर सकूँ, ताकि मैं अच्छे से, क्यों होगा क्या आपकी, अब तकरीबन क्या होता है हमारे पास भी कैंसिलेशन ये भी होता है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, पता नहीं किसने ऑर्डर कर दिया। ये बच्चों ने कर दिया। हाँ सही। कितनी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि लिटरली हमारा लड़का कॉल पे वहाँ से रहा है, मैंने बोला क्या हुआ, कह रहा है यार उसकी माँ उसको गुस्सा कर रही है, तूने मंगाया है क्यों, मैं नहीं लेने दूंगी। तो ऐसा भी हो रहा होता है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 0 करके भेजना, पैसे अभी पे कर रही हूँ, कि घर पे पता ही ना हो कि कोई महंगी चीज़ मंगवा दी, और ये होता है। तो मेजरली मेरे ख्याल से वाइट लेवल का तो ये मसला है जो आपने भी बताया। अब वही वाली बात है कि जो होल सेलर है, जो वो प्रोडक्ट चाइना से खुद लेकर आया है और वो इसको भी बेच रहा है, वाइट लेवल में बच्चों को भी बेच रहा है, उसकी प्राइस को तो कभी भी कोई बंदा मैच ही नहीं कर सकता। वो दराज पे भी नहीं मैच कर सकता, अपनी वेबसाइट पे भी नहीं मैच कर सकता। एक मोबाइल एप्लीकेशन है मरकज के नाम से, सही है। वो क्या करते हैं, वो इसी तरह के सेलर्स को ऑनबोर्ड लाते हैं। वो टेलीमार्ट को भी ऑनबोर्ड लाया, टेलीमार्ट भी आ गया कि हाँ भाई अपने प्रोडक्ट हम यहाँ बेचेंगे, और वहाँ से कोई भी रिटेलर खरीद के डायरेक्ट कस्टमर की डिटेल डालेगा कि कस्टमर को डायरेक्ट शिप कर दो, ड्रॉप शिपिंग। हाँ सही। हमने बोला सही है, अच्छी बात है, हम भी आ जाते हैं। हम ऑन बोर्ड आए 2-4 महीने बाद हमने बोला हम काम नहीं कर सकते आपके साथ। तो कह रहे क्यों? हमने बोला भाई जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें लेके आए हो ना, तो जो सेलर हमें दे रहा है ना, वो सेलर वहाँ डायरेक्ट बेच रहा है, तो मैं उस प्राइस को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। आप पूरा दिन मुझसे यही लड़ रहे हो कि यार पैसे सस्ते करो, पैसे सस्ते करो, हम नहीं कर सकते, तो हम उस प्लेटफॉर्म से हटे। तो इस तरह के सेलर्स इतने, मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़ लिख गए, समझ गए चीज़ें। अब आप कहीं सी भी मोबाइल आउटलेट पे जाएंगे, हर मोबाइल आउटलेट ने OLX पे अपना स्टोर बनाया हुआ है, फेसबुक पे वो हर ग्रुप में ऐड हुआ है। तो वो लोग इस तरह सेंसिबल हो गए, चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इस तरह के वाइट लेवल स्टोर्स है ना, अब उन पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हमेशा मैं कहता हूँ वाइट लेवल स्टोर भी बना रहे ना, तो अपने आप का, अपने ऑनलाइन स्टोर का एक ब्रांड बनाए। ऐसे ही क्यों? ताकि फिर कोई भी रेट हो, महंगा हो, सस्ता हो, कोई भी प्रोडक्ट लाओ वो बिके ना, कि आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड रह जाओ। अब वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, इंपोर्ट बैन हो जाता है, डॉलर ऊपर चले जाता है, आप गए। और प्राइस सेंट्रिक तो ये इंडिया की मार्केट में तो ये पॉपुलर फार्मूला है। शार्क टैंक में भी मैं बहुत गौर से सुनता हूँ और बहुत गौर से देखता हूँ, जो भी उनके पास अगर आया और पिच किया ना कि मैं प्राइस सेंट्रिक कहता है कि जी मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, वो उसी वक्त उसको फर्क कि प्राइस की गेम में अगर तुम इंटर हुए, तुम ना ब्रांड बन सकते हो और तुम्हें तो कोई भी आकर खा के चला जाएगा। ब्रांड, ये कहा जाता है कि वर्स्ट थिंग अ बिजनेस कैन डू इज टू फाइट ऑन प्राइसेस। ऐसे ही भाई आपने सस्ता किया, मेरे पास और पैसे हैं, मैंने अपनी जेब से सस्ता कर दिया, अब लड़ो मुझसे, कितना नुकसान करोगे मेरे साथ बैठ के। सही है। एक टाइम पे मेरे पास एक कंपनी आई, बहुत बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी, हुआवे, कह रहा है यार ये हम प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्री ऑर्डर पे आपके साथ करेंगे और एक दूसरे प्लेयर के साथ करेंगे। तो उन्होंने बोला आप कितना नुकसान करोगे? हमने बोला है
तो कह रहा है अगला वो दूसरा जो प्लेयर है वो 10,000 रुपये पर फोर लॉस कर रहा है, आप कितना करोगे? मतलब मेरे को चाहिए नहीं भाई, आप बेचो उसके साथ, आप खुश रहो यार, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये होता है कि जब कोई ज़्यादा नुकसान करेगा वहाँ जाएगा। तो प्राइस सेंट्रिक कभी भी नहीं। टेलीमार्ट मैं कभी ये नहीं कहता मैं सबसे सस्ता हूँ, ऐसे मैं कहता ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने बार्गेन का फीचर डाला हुआ है। आपको लग रहा है ना कि अगर मैं कहीं महंगा हूँ, क्योंकि देखिए मैं मार्केट प्लेस हूँ, मैं महंगा हो सकता हूँ, कभी प्राइस अपडेट नहीं की सेलर ने, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, आप जाए बार्गेन का ऑप्शन यूज़ करें, आप जहाँ से भी आपको सस्ता मिल रहा है मैं आपको सस्ता दे दूंगा, सिंपल। अच्छा, इस बस आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी एडवाइस जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, और जो बाहर बिज़नेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जिनको आप वो देना चाह रहे हो यूथ को। यार पहले तो मैं कहता हूँ आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचें। आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए आज मेरे घर का चूल्हा कैसे रहेगा। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटली चोक्ड हैं, हम यही सोच रहे हैं, हम नेसेसिटी और आजकल से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो एक तो चीज़ आपको आगे का सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे मुल्क में तकरीबन लोग नहीं करते वो है रिसर्च। तो ये लोग हमें कहते हैं यार आपको इसके बारे में कैसे पता, उसके बारे में कैसे पता। मैं ये कहता हूँ पूरा दिन बैठ के पढ़ते हैं हम, सही है, काम की चीज़ें पढ़ते हैं। अब मेरी रिसर्च, अब आपसे लोग मिलते हैं, मुझसे लोग मिलते हैं, सही है, मैं बीच में ऐसे ही मोटा मोटा हिसाब लगा रहा था। मैंने मेरे कंसल्टेशन जो है 2000 से ऊपर बिजनेस को दिए, मैं हिसाब लगा रहा था ऐसे बैठ के ना। उस दिन दोस्त कह रहे कितनी कंसल्टेशन तूने दी होंगी आज तक, मैंने गिना, मतलब 2000 से ऊपर बिजनेस है ये तो, सही है। अब मैं आपको पता है तकरीबन बिजनेस आते हैं ना, मैं आप उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और जो सन्नाटा अभी हुआ ना मेरे बोलने के बाद उतना ही होता है। सही बात। यूं देख रहे होते हैं मेरा मुंह, क्या वो कहते हैं वो हमें वो सेल ज़्यादा करनी है, वो ज़्यादा सेल, मतलब ये कौन सा बिजनेस प्लान है कि ज़्यादा सेल करनी है भाई? बनना क्या चाहते हो तुम यार? देखिए हमारा मुल्क पीछे दुनिया से, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ बात, लोगों को बुरी लगती है बात, मैं कहता हूँ मुल्क पीछे ना, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यू हैव केस स्टडीज टू लर्न फ्रॉम। आपके पास सक्सेस स्टोरीज है ना, आपके बराबर में इंडिया है, सही है। मैं कहता हूँ इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। एक तो पूरा सब कॉन्टिनेंट रीजन एक ही तरीके से चलता है, हमारी सेम मेंटालिटी है, सेम मेंटालिटी है। यूएई क्यों स्टडी करना है? क्योंकि यूएई में कौन है? सब कॉन्टिनेंट के लोग ही तो रहते हैं, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, यही तो रहते हैं। तो होता है क्या है, मैं कहता हूँ इनको स्टडी करें। अभी सिर्फ गूगल पे जाके लिखें टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, एक भी पाकिस्तान में नहीं हो, सही है। मैं कहता हूँ वो सबको पढ़ें, वो रिपोर्ट उठाएं, 100 की एक रिपोर्ट है, पीडीएफ है, उठा के पढ़ लें। लोग, अभी मुझे कल एक बंदे ने मैसेज किया, मैं दोस्त को दिखाया, मैं हंस रहा था, मैंने बोला यार क्या चालत है। मुझे मैसेज करके लोग पता है क्या पूछते हैं, अहमद भाई को बिजनेस आइडिया तो दो। अरे तुझे इतनी भी मेहनत नहीं करनी तो ना करना है यार, देखिए उसमें क्या मैं क्या आइडिया दूंगा। मैं देखिए मैं कहता हूँ आज दुनिया में गाड़ियाँ बन चुकी हैं, टायर ईजाद करने की जरूरत नहीं वापस, ऐसे ही गाड़ियाँ बनी हैं, उनको देखो छाप दो, सही है। मैं भी यही करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अब आप हैं, आपने स्टार्ट किया, आपको इंटरेस्ट था मोबाइल में, तो आप उस फील्ड में आए। अब आप उस वक्त किसी से पूछते कि भाई कोई बिजनेस आइडिया दो, कोई डॉक्टर्स की कोई किसी फील्ड में लगा देता, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता कख नहीं है उस इंडस्ट्री का। तो जब आप अपने इंटरेस्ट के ऑपोजिट चल रहे होते हैं ना, आपको काम जो है ना बोझ लगता है, ऐसे ही है। फिर आपको स्ट्रेस भी होता है। लोग हमें कहते हैं, वो मैंने आपको बताया भी, रास्ते में आपको बता रहा था कि वो बंदा कह रहा है यार आपका ग्लो बहुत है यार, सही है, फेयर एंड लवली का ऐड की नहीं करते, सही है। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला यार मैं जो भी काम हो रहा होता है ना, चीज़ें मुझे स्ट्रेस नहीं लग रही होती ना, मैं उसको जो हो भी जाता है उसको अपने मुंह पे लाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, सही है। आप उसको देखिए, बिजनेस जो है ना वो पूरे एक राइड है, एंजॉय करने के लिए। सही बात। आप पे मुश्किल टाइम आते हैं बहुत, हमारे पास ऐसे ऐसे टाइम आते हैं आप सोच नहीं सकते, हम जलील हो रहे होते हैं, मसले मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन आपको उससे निकलना होता है। रिसर्च आपका कोर है, अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है ना बिजनेस को लेके, आप आगे आप काम नहीं कर सकते। बिजनेस जो होता है ना, लोग कहते हैं मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, आगे देखना बड़ा कर लूंगा। जब आपने पहले ही नहीं सोचा ना कि आपको कितना बड़ा करना है, तो आप आगे नहीं सोच सकते। मुझे को बोलता है आपने माशाल्लाह अचीव कर लिया है, आपने कमाल कर दिया है ज़िंदगी में अपनी, तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है अल्लाह का, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना अचीव करना, मैंने उसका 1% किया है। मैंने मुझे 99 और अचीव करना है अभी। अब जब मैं 99 की सोच रखता हूँ ना ऊपर, मैं 60-70 कहीं तो सेटल करूँगा। लेकिन अगर मेरी सोच ये अल्हम्दुलिल्लाह, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन
मैं इस चीज़ को मैं कहता हूँ बिजनेसमैन को नाशुक्रा होना बिजनेस में ज़रूरी है कि मैं और अचीव करना चाहता हूँ, उसकी भूख होना ज़रूरी है, वो भूख लोगों में नहीं है। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम अगर वो उसी पे कर देता है कि हाँ यार ये मेरा मैक्सिमम था, बस वो ख़त्म है, बस उसके बाद ना मोटिवेशन है, ना प्लान है, ना कुछ है कि यही मेरा मैक्सिमम था जो मैंने अचीव कर लिया। जो $1 बिलियन कर लेता है वो उसने $10 बिलियन का सोचा होता है कि अब ये $1 बिलियन से $10 बिलियन की तभी उसका 10 हो जाता है। और देखिए कंपनी मैं कहता हूँ चलाने की 2 नियतें होती हैं। एक होती है कंपनी चलाने की नीयत से बनाई जाए और एक होती है कंपनी बेचने की नीयत से बनाई जाए। अगर आप चलाने की, जितने लोगों ने आज तक चलाने की नीयत से बनाई है ना, उन सब की चली हैं कंपनियां। जिन्होंने बेचने की नीयत से बनाई ना, उनकी एक की भी नहीं चली। सही बात है। सही, उसको क्या होता है, मैं काटूं किसी तरह बन जाऊं। जब मैं बोलूंगा ना आप सेंसिबल बनाना है मुझे बिजनेस, तो मैं बोलूंगा यार ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मुझे इसको किसी तरह सेंसिबल बनाना है। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम मेमन्स हैं। सही है, मेमन्स जो है उनको समझ ही नहीं आता पैसा लूज करना, और मैं मार्केट प्लेस चलाता हूँ। सही है, तो मैंने क्या बोला, मैं मार्केट प्लेस करे नुकसान, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है दुनिया जहाँ में नुकसान करती है, मैं रिटेल अटैच कर देता हूँ, मैं कॉर्पोरेट करता हूँ। और इसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग मिस आउट करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस आउट करते हैं, वो है अलाइंसेस। हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, आप अलाइंसेस ढूंढे अच्छी। अब ई कॉमर्स में अच्छी अलाइंसेस हैं, क्यों नहीं है? सही है, अब लोग क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट लेवल अलायंस है कि मैंने इसका प्रोडक्ट भी अपनी वेबसाइट पे बेच दिया, उसका प्रोडक्ट बेच दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लोग मुझे कहते हैं आप मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करते। सही है, मैं कहता हूँ मैं ऑर्गेनिक सेल पे काम करता हूँ, मैं ड्राइव करने की कोशिश। अब मैंने रिसेंट अभी मंडे को इंशाल्लाह एक लाइव हो रही है, इंटीग्रेशन हमारी पूरी हो चुकी है, सारी चीज़ें अलायंस लाइव हो रही है। वो अलायंस है वन लोड के नाम से, एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसका, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। उसकी जो वन लोड है, वन लोड के पास 55,000 रिटेलर्स हैं जो मोबाइल लोड बेचते हैं, उनकी एप्लीकेशन है। हम उनके पास गए, वो नहीं आया हमारे पास। हम ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं, सूंघते हैं कि यार ये अच्छा काम कर सकता है, ये अच्छा काम। हम उनको सूंघ के हमने बोला 55,000 रिटेलर है सर, और जो आपका रिटेलर है वो क्या बेचता होगा, मोबाइल फ़ोन या एक्सेसरीज ही बेचता होगा दुकान पे। एक काम करते हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज पूरा टेक डाल देते हैं, उसको जो खरीदा है वो भी आपकी एप्लीकेशन से खरीदे। हमने वन लोड को बोला सर आपको भी कमीशन मिलेगा, दुकानदार को भी सस्ता मिलेगा, हमारा तो प्रोडक्ट बिक रहा है। अब हमारी कैलकुलेशन वही गंदी वाली, 55,000 लोग महीने का एक ऑर्डर कर दे, 55,000 ऑर्डर बनता ही है। ये मेरी एक अलायंस है। इस तरह मैंने बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अलायंसेस बना के रखी हुई हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े ऐसे जाइंट्स हैं, बैंक्स के पास हम उठ के चले जाते हैं कि यार आपका इतना कार्ड होल्डर है, चलो ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं आपका। हम पहले एक बैंक के पास गए, उसने बोला यार कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। हमने बोला हम बता रहे हैं ना, हमारा काम है, हम मैनेज करके देंगे, हम प्रोडक्ट उठाएंगे, हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, आपको तो कमीशन मिलेगा बैठे बैठे, और आपके कार्ड यूज़र को बेनिफिट मिलेगा कि प्रोडक्ट खरीद सकता है। क्योंकि डे एंड पे देखें, टेलीमार्ट जितना भी बड़ा हो सकता है, बैंक जितनी उसकी गुडविल नहीं हो सकती, उतना ब्रांड वैल्यू जो बैंक की है वो कभी भी नहीं हो सकती। और मैं बहुत बड़े बैंक की बात कर रहा हूँ। तो हमने उनको पिच किया, उन्होंने बोला टैक्स समझ नहीं आता, हमने बोला हम बना के देंगे वेबसाइट। हमारे डेवलपर उनके ऑफिस पे जाते थे, डेली बैठते थे, काम करते थे, और हमने उनको वेबसाइट बना के दी। और वो टाइम ऐसा भी हुआ, एक टाइम ऐसा भी आया 1-2 महीने, जहाँ वो पागलों की तरह मार्केटिंग चला रहे थे। उनका जो नंबर ऑफ ऑर्डर जो वो मुझे टेलीमार्ट को दे रहे थे ना, वो लोग, वो टेलीमार्ट के अपने नंबर ऑफ ऑर्डर से ज़्यादा था। तो ये गेम है अलायंस की। तो आप जो सोचे ना, पहले तो रिसर्च करें, पेनिट्रेशन स्पेस ढूंढें, वो आपकी पॉकेट के ऊपर है कि क्या कहाँ पे। मैं आपको दिल होता है कि भाई मुझे दिख रहा है कि फूड पांडा करना है मुझे तो, लेकिन आपकी जेब में पैसे ही नहीं है 200-500 करोड़ रुपए, तो कैसे करेंगे काम? तो मैं क्या बोलूँगा ये नहीं, अपनी जेब के हिसाब से देखो कि कहाँ और स्पेस बन रही है, वो करें। प्लान आपका फ्यूचर फोरकास्टेड प्लान इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए, इतना कॉन्क्रीट कि अगले का आप इन्वेस्टर के आगे भी कल को बैठते ना तो वो बोले यार मज़ा आया, इस बंदे से मिलके मज़ा आया, इसने मेहनत की है। मुझे आज तक, मैं कह रहा हूँ 2000 बिजनेस कंसल्टेंट की मुझे एक बंदा ऐसा मिला था जिसने रिसर्च की थी। अब मैंने उसको बोला तुम इंशाल्लाह काम करोगे ना तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें नहीं रोक सकता कोई। वीसी से भी अगर पूछे ना तो 10% आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, 90% तो बंदे पे करते हैं, फाउंडर पे इन्वेस्ट ऐसा ही है। मेन इन्वेस्टमेंट उसकी बंदे पे होती है कि बंदा अगर इतना, क्योंकि देखें कितनी दफा ये होता है आइडिया में आपको पिवट करना पड़ता है, तो हर चीज़ आइडिया नहीं है, हर चीज़ वो बंदा है कि क्या वो पिवट भी बर्दाश्त कर सकता है, क्या वो घूम जाएगा। आपके मुल्क में ऐसा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था जिसने वो गाड़ियाँ चला रहे थे वो लोग, पहले तो सही है वो हाईएस वगैरह चला रहे थे, हम यहाँ से वहाँ, सही है। तो उन्होंने बोला कि यार हम ये करेंगे, इसके बाद आता है कोरोना, उन्होंने बोला हम फूड डिलीवरी करेंगे, FMCG प्रोडक्ट बेचेंगे। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पैसे उसने रेस किए, फिर उसने वो कंपनी क्लोज कर दी, सही है। तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। राइट आइडिया, राइट टाइम, और राइट आइडिया दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? दोनों चीज़ें रिसर्च से। रिसर्च करें, काम पे लगें, ब्रांड बनाने की कोशिश करें। आप इस पे ना जाएं कि यार मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूं, ऐड चलाऊं और बेच दूं। मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स में सबसे स्मार्ट कौन होता है?
बायर होता है। अगर आप बेवकूफ़ बने ना किसी ऑनलाइन स्टोर से, तो गलती भी आपकी है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि उसके फेसबुक पे सिर्फ 500 लाइक थे और सिर्फ उसने शॉपिफाई कनेक्ट करके ऐड चलाना शुरू कर दिया और आपने खरीद लिया पागलों की तरह। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें, मेहनत करें। मैंने आज तक मेहनत करने वाले को नाकाम नहीं देखा दुनिया में। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत करने के बाद ये चीज़ नहीं चली ना, तो इसका मतलब ये कि आप उसको राइट टाइम बंद करके निकल जाए वहाँ से, तो अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है। आप गलत जगह टक्कर मार रहे थे। हमारे यहाँ लोगों की एक पता नहीं क्यों हिचकिचाहट होती है, लोगों की हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम किसी से अपने आइडिया नहीं शेयर करना चाहते। तो आप हमेशा लोगों के साथ शेयर करें, उनसे बात करें, राइट लोगों के साथ, हर किसी के साथ नहीं करना होता। आपको लगता है यार जो आपके दिमाग के साथ अलाइंड हैं, इनकी सोच अच्छी है, ये प्रोग्रेसिव हैं, ये मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे या ये मुझे चूना नहीं लगाएंगे, तो आप ऐसे लोगों से मिलें, आपको फ्री में मिल जाते हैं ऐसे लोग। सही है, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो मुस्तकिल घूम रहे हैं, हर किसी को जवाब दे रहे हैं, मिल रहे हैं। हमारी बेसिक सिर्फ एक चीज़ सोच ही होती है, मेरी तो अपब्रिंगिंग इस तरह की है, मेरी सोच ही होती है यार अगले का भला हो जाएगा ना, ये इसके माँ बाप सब दुआएं देंगे और मेरा घर चलता रहेगा सुकून से। तो हमारी ये सोच है। इस तरह के मेंटोर्स ढूंढें। प्लस मैं कहता हूँ, मेरे पास भी कोई आते हैं ना, मुझे कोई आके कहता है यार अहमद भाई आपके जैसा बनना है, तो मैं कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, तुम उसके ऐसा बनो ना जिसके ऐसा मैं भी बनना चाहता हूँ। तो सबसे कहते हैं ना, मौलवी का भी सबसे इंपॉर्टेंट काम ही होता है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट करे, अपने से नहीं कनेक्ट कराए। तो वही इस तरह के मेंटोर्स ढूंढें। इंटरनेशनल मेंटोर्स भी अवेलेबल हैं। मैं आपको पता है ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने पर्सनली मैसेज किया, बड़े बड़े दुनिया के मेंटोर्स हैं, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया। ऐसे ही है। सही है, मैंने भी उनको रीच आउट किया, मतलब यार बात करनी थी, ये था, इस तरह की चीज़ समझनी थी। उन्होंने मुझे क्या, उन्होंने 4 चीज़ें मुझे भेजी भी। बहुत बड़े बड़े इस तरह के वो इन्फ्लुएंसर्स, तो आप उनको रीच आउट करें। और प्लस खासकर जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, अगर मैं मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन सारे गुरुज को ढूंढूं जो मार्केट प्लेस ओरिएंटेड है, या उन ई कॉमर्स का कर रहा हूँ, या अगर फैशन ब्रांड है तो ऐसे लोग जिन्होंने वाकई फैशन ब्रांड बनाया हो, या उसका पार्ट रहे हो, या उसके इन्वेस्टर रहे हो, उनको कोर से पता होगा, उनकी केस स्टडीज़ मौजूद हैं। आप उन सबको गूगल पे तलाश करें और पढ़ें। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे ना, ये पढ़ाई लोगों को बुरी लगती है। मुझे देखें, किताबी बातें बहुत बुरी लगती थी, मैं बहुत बुरा था पढ़ाई में, लेकिन ये वाली जो पढ़ाई है बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये ना करूँ ना, तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता और आप मुझे रिगार्ड नहीं कर रहे होते किसी भी चीज़ पर। थैंक यू सो मच सर, आपने एक तो टाइम दिया। ये मेरी अभी तक की बेस्ट पॉडकास्ट थी। बेसिकली आप पॉडकास्ट तो करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ करते हैं, लेकिन अपने लिए हर पॉडकास्ट में सीखने के लिए होता है। मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरी चीज़ों से रिलेटेड, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर होने थे उससे रिलेटेड ही मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।